हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नावल वो साला खद्दर वाला का 5वां भाग। अगला दृश्य। मिलना चाहते हो? मोबाइल पर बात कर रही त्रिवेणी चौंकी। किस लिए? दूसरी तरफ से भदौरिया बोल रहा था। जंगारा को पहले ही अनुमान है कि तुम पहला हमला बशीर पर करोगे, इसलिए जहाँ इस वक्त है कल सुबह वहाँ से निकाल कर पनडुब्बी पर पहुँचा दिया जाएगा। कहाँ है? पूछने के साथ त्रिवेणी ने नज़दीक खड़े गौरव की तरफ देखा। क्यों? ये भेद सिर्फ मुझे जंगारा को मालूम है। अगर तुमने वहाँ हमला किया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और ये बात दूसरे लोगों को भी मालूम है कि कल सुबह उसे पनडुब्बी पर पहुंचाया जाएगा। हाँ, भदौरिया ने कहा। यदि एक बार वो पनडुब्बी पर पहुंच गया तो तुम तो क्या, केंद्र सरकार भी उस तक नहीं पहुंच सकती। यानी हम अपने शिकार को केवल तब घेर सकते हैं जब उसे छुपे स्थान से निकालकर पनडुब्बी की तरफ ले जाया जा रहा हो। मेरे ख्याल से यही पहला और अंतिम मौका है। कब, कैसे और किन सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच होगा ये सफ़र, वही सब बताने के लिए मेरा तुमसे मिलना ज़रूरी है। फ़ोन पर बताओ ना। इंतज़ाम इतने सख्त और सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि उसे फ़ोन पर नहीं बताया जा सकता। उलझ गई त्रिवेणी, कुछ बोल नहीं सकी। जबकि दूसरी तरफ से कहा गया, क्या सोचने लगी? जल्दी फैसला करो। क्या ज़रूरी है कि तुम हमें धोखा नहीं दे रहे? त्रिवेणी को जब कुछ और न सूझा तो दिल की बात साफ साफ कह दी। मुमकिन है इस मुलाकात के बहाने विश्वास नहीं है तो छोड़ो। दूसरी तरफ से रूखे स्वर में कहा गया, मुझे तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। बुरा मत मानो भदौरिया, मेरा मतलब तुमसे मिलना तुमसे ज़्यादा मेरे लिए रिस्की है। दूसरी तरफ से त्रिवेणी की बात काट कर कहा गया, गैंग को भनक लग गई तो बेमौत मारा जाऊंगा। इसके बावजूद अगर मुलाकात का रिस्क ले रहा था तो सिर्फ इसलिए कि दिल से चिंगारा की शिकस्त चाहता हूँ। विश्वास नहीं है तो बात खत्म। समझ लो मुझसे कभी कोई बात नहीं हुई। ऐसा नहीं है भदौरिया, त्रिवेणी ने बिगड़ती बात को संभालने की चेष्टा करते हुए कहा। असल में हमारे हालात पर भी गौर करना चाहिए तुम्हें। जब तक कम से कम। त्रिवेणी की बात अधूरी रह गई। गौरव ने मोबाइल लगभग छीन लिया उसके हाथ से और कहा, कब और कहाँ मिलना है? उसी रास्ते से मेरे ऑफिस में आ जाओ। नहीं, हमारे लिए वो सुरक्षित नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी, दो टूक कहा गया। इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो मत आओ। समझौते धमकियों की सड़क पर नहीं हुआ करते भदौरिया। गौरव ने भी उसी सख्ती से बात की। जंगारा का खात्मा जितना ज़रूरी हमारे लिए है उतना ही तुम्हारे लिए भी है। हर बात तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। अगर वर्षों से अपनी दबी कुचली इच्छा पूरी करना चाहते हो तो वहाँ आना होगा जहाँ हम बुलाएं। क्षणिक खामोशी के बाद पूछा गया, तुम कहाँ चाहते हो? एक पल, सिर्फ एक पल को सोचने में गंवाया गौरव ने अगले पल कहा, इस वक्त 7 बजे है। ठीक 8 बजे स्टेशन से गंगा एक्सप्रेस बनारस के लिए चलती है। उसमें सवार हो जाना, हम रास्ते में कहीं तुमसे मिल लेंगे। कौन से नंबर कोच में सफ़र करूं? चाहे जिसमें, तुम्हें ढूंढना हमारा काम होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कहने के बाद गौरव ने संबंध विच्छेद कर दिया। इस वक्त वे रॉ के स्थानीय ऑफिस में थे। डगलस भी मौजूद था। कहा, मैडम, मुझे तो ये चाल लगती है। मुझे भी, त्रिवेणी ने कहा। हो भी तो ये रिस्क हमें लेना होगा। मैं समझ सकती हूँ। मुलाकात का ये तरीका तुमने क्यों चुना? त्रिवेणी कहती चली गई। शायद ये सोच रहे हो कि सारी डोरियां तुम्हारे हाथ में रहेंगी, मगर मत भूलो अगर ये चाल हुई तो भदौरिया हर पल गैंग के लोगों की नज़रों में रहेगा और हम उसके करीब पहुंचते ही मारे जाएंगे। आओ मेरे साथ। कहता हुआ त्रिवेणी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद डगलस मुंह बाय उस दरवाजे को देखता रहा जिससे वे हवा के चौकी की तरह बाहर निकले थे। फिर तेजी से अटैच्ड बाथरूम की तरह लपक कर दरवाज़ा अंदर से बंद किया। जेब से मोबाइल निकालकर रीडायल वाला बटन दबाया और जिंगारा से कनेक्शन जुड़ते ही रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद उसने पूछा, सर, भदौरिया सच में गद्दारी कर रहा है या? हमें दुख भी है डगलस, और आश्चर्य भी। दूसरी तरफ जिंगारा ने कहा, इसलिए क्योंकि वैसा गैंग के किसी प्यादे तक ने आज तक नहीं किया जैसा भदौरिया कर रहा है। जलन ने पागल कर दिया उसे। तुम इन्फॉर्मेशन ना देते तो सपने तक में उससे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे। और उन हालात में शायद बहुत ही ज़बरदस्त धोखा खाते। उनकी इस मिली भगत की खबरें बराबर देते रहना। तुम्हारे इस महान काम की पूरी कीमत अदा की जाएगी। गदगद होता डगलस बोला, अपना आशीर्वाद बनाए रखें सर। मैं इसी तरह अपनी ड्यूटी निभाता रहूँगा। अगला दृश्य। निर्मल भदौरिया ने रिस्ट वॉच में टाइम देखा। वह 7:30 बजा रही थी। 20 मिनट स्टेशन पहुंचने में भी लगने थे। अतः उठा, ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। हॉल में रात की रंगीनियाँ बिखरने लगी थीं। काफ़ी मेज़ें फुल थीं। जुआ शुरू हो चुका था। अर्धनग्न लड़कियां उन्हें शराब और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें सर्व कर रही थीं। सारे नज़ारे को देखता भदौरिया काउंटर की तरफ बढ़ा। उसे अपने नज़दीक आता देखकर काउंटर के पीछे बैठा मैनेजर सम्मान के साथ खड़ा हो गया। भदौरिया ने कहा, हम जरा जा रहे हैं, करीब 2 घंटे में लौट आएंगे। ओके सर।
मैनेजर का सेंटेंस पूरा हुआ ही था कि बाहर से पुलिस सायरन की आवाज़ आई। शोर शराबा मचा, कोई चिल्लाया, भागो, पुलिस रेड डालने आई है। कस्टमर्स चौंके, स्टाफ हड़बड़ाया। मैनेजर तो मैनेजर, खुद भदौरिया तक अभी कुछ समझ नहीं पाया था कि धाड़ से हॉल का मुख्य दरवाज़ा खुला। आनन फानन में ढेर सारे पुलिसी अंदर आ धमके। धाएँ धाएँ 2 हवाई फायर हुए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हवाई फायर के बाद चेतावनी देने वाला गिरधारी लाल था। बार को चारों तरफ से घेर लिया गया। भागने की कोशिश करने वाला अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जो जहाँ था वहीं मूर्ति बना रह गया। गिरधारी लाल ने पुलिस वालों को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो सबको। पुलिस वाले टिड्डी दल की तरह हॉल में फैल गए। मारे गुस्से के भदौरिया का चेहरा भभक उठा। एक तरफ पुलिस की धरपकड़ जारी थी, दूसरी तरफ से भदौरिया ने ऊंची आवाज़ में कहा, यह क्या हरकत है गिरधारी लाल? हरकत? दांत बीचकर कहने के साथ गिरधारी लाल उसकी तरफ बढ़ा। जमावदार कदमों के साथ नज़दीक पहुंचा, रिवॉल्वर को उसके चेहरे के चारों तरफ घुमाता गुर्राया। अंजाम भी जानते हो पुलिस कार्रवाई की हरकत कहने का? और तुम जानते हो यहाँ रेड डालने का अंजाम? अंजाम तुम्हें थाने चलकर पता लगेगा। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने के बाद गिरधारी लाल ने पुलिस वालों को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इसे। पुलिस वालों ने उसे जकड़ लिया। जो हो रहा था जरायम की दुनिया में रहने के बावजूद भदौरिया के साथ पहली बार हो रहा था। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि उसने स्वप्न तक में कभी यहाँ पुलिस रेड की कल्पना नहीं की थी, इसलिए ज़्यादा ही उत्तेजित स्वर में गुर्रा है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो गिरधारी लाल। जानते हो किसका बार है ये? जानता हूँ, बाबा खान है इस मिल्कियत का मालिक। इसके बावजूद किया जा रहा है ये? किसके हुक्म पर हो रहा है? किसके हुक्म पर? अगला दृश्य। मेरे पुलिस मुख्यालय के विशेष कक्ष में दाखिल होती त्रिवेदी ने कहा, मेरे हुक्म पर। दंग रह गया भदौरिया। हैरत से फटी रह गई उसकी आंखें। मुंह से बोल न फूट सका। त्रिवेणी के साथ गौरव भी था। बड़ी ही ज़बरदस्त मुस्कान थी दोनों के होंठों पर। उस क्षण भदौरिया को लगा कहीं चाल पर चाल तो नहीं चलती इन लोगों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला वो हो ही नहीं जो वो सोच कर चल रहा था। बशीर के स्थान पर मैं ही तो नहीं हूँ इनका पहला शिकार। ये दोनों जो ट्रेन में मिलने वाले थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? भदौरिया उलझनों में उलझा था कि त्रिवेदी ने कक्ष में मौजूद प्रदेश पुलिस के मुखिया से कहा, ज्वाला प्रसाद जी, मेरे कहने पर गिरधारी लाल से आपने जो कराया उसके लिए शुक्रिया। ये तो ड्यूटी थी हमारी, ज्वाला प्रसाद ने कहा। अब आप जा सकते हैं। ओके, कहने के बाद ज्वाला प्रसाद बाहर चला गया। भदौरिया उस सारे ड्रामे को देख ज़रूर रहा था परंतु समझ नहीं पाया। त्रिवेणी और गौरव के होंठों पर एक जैसी मुस्कान थी। त्रिवेणी मेज़ के उस तरफ जाकर ज्वाला प्रसाद की चेयर पर बैठी तो गौरव भदौरिया के बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अंततः पूछना ही पड़ा भदौरिया को, क्या नाटकबाजी है ये? तुम लोगों को मुझसे ट्रेन में मिलना था। क्या ये जगह तुम्हें उससे बेहतर नहीं लगी? गौरव ने कहा। भदौरिया गुर्रा, क्या मतलब है तुम्हारा? मोबाइल पर बात करने के बाद लगा मुलाकात का स्टाइल हमने गलत चुन लिया। मोहक मुस्कान के साथ त्रिवेणी कहती चली गई। प्लान बदलना मुनासिब लगा। बदले हुए प्लान के बारे में तुम्हें सूचित करने का कोई ज़रिया नहीं था क्योंकि अपना मोबाइल नंबर तुमने अभी तक हमें दिया नहीं है। इसलिए नहीं दिया था कि जाने तुम कब रिंग कर दो। ऐसे किसी मौके पर चिंगारा सामने खड़ा हो तो मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वजह जायज़ है, इसलिए कोई शिकायत भी नहीं है हमें। शिकायत ही तो कर रही हो। केवल वह मजबूरी बता रहे हैं जिस वजह से तुम्हें प्लान बदलने की सूचना नहीं दे सके, गौरव ने कहा। वैसे जो तरकीब सोची थी उसमें सूचना देने की ज़रूरत भी नहीं थी। खुले दिल से बताओ कैसा लगा हमारा ये प्लान? प्लान? इस खबर ने सारे गैंग में खलबली मचा दी होगी कि पुलिस ने बार पर रेड डालकर तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। बाबा खान को भी पता लग गया होगा। बेवकूफ़ हो तुम, भदौरिया गुर्राया। बाबा खान की पहुंच जानते बूझते नादानी कर रहे हो। कुछ देर बाद किसी केंद्रीय मंत्री का फ़ोन आएगा और तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा, और हम छोड़ देंगे। फ़ायदा क्या होगा? उससे पहले तुम हमें वह बता चुके होगे जो फ़ोन पर नहीं बता सकते थे। मतलब? समझने की कोशिश करो भदौरिया, त्रिवेणी बोली। इस शानदार और सुरक्षित जरिए इस इससे शानदार और सुरक्षित ज़रिया कोई नहीं हो सकता था। न हमें इस बात का डर है कि मुलाकात के बहाने तुम हमें किसी जाल में फंसा न लो, और न ही जिंगारा स्वप्न तक में सोच सकता है कि इस जबकि वह तुम्हारी रिहाई के लिए नेताओं से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। तुम हमें यहाँ बशीर का स्थानांतरण करने करने करते वक्त बरती जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता रहे होगे। चकित रह गया भदौरिया। गौरव बोला, कितना शानदार तरीका है। इस वक्त हम जंगारा की ही नहीं पूरे गैंग के नॉलेज में मिल रहे हैं, परंतु कोई नहीं सोच सकता असल में हमारे बीच क्या खिचड़ी पक रही है। अब जाकर भदौरिया की समझ में पूरी बात आई। मनी मन दोनों की तारीफ के बिना न रह सका वो। हालांकि मुलाकात के दरमियान उन्हें फंसाने का ना उसका कोई प्लान था, ना जिंगारा का, मगर अपने लिए काफ़ी सुरक्षित तरीका निकाला था उन्होंने। बोला,
अगर यह सारा नाटक सचमुच सिर्फ मुलाकात की खातिर किया गया है तो यकीनन तारीफ़ के काबिल है। हाँ, अब जल्दी से वो बताना शुरू कर दो जिसके लिए मुलाकात ज़रूरी थी, त्रिवेणी ने कहा। किसी नेता का फ़ोन आने से पहले बातें पूरी हो जानी चाहिए। बशीर इस होटल जन्नत में, चिंगारा की सुरक्षा व्यवस्था में। हाँ, कल सुबह 10 बजे उसे ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक बख्तरबंद वैन के ज़रिए कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचाया जाएगा। वहाँ एक हेलीकॉप्टर होगा जिसमें पनडुब्बी तक का सफ़र तय किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की डिटेल। वैन अपने आप में सबसे ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। भदौरिया ने एक सिगरेट सुलगाने के बाद कहना शुरू किया। चारों तरफ से बंद लोहे की बनी वह एक ऐसी वैन है जिसके अंदर किसी हालत में तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक अंदर वाले ना चाहें। मतलब सिर्फ विंड स्क्रीन पर किया गया है। उसे किसी भी तरह तोड़ा नहीं जा सकता। टायर तक बुलेट प्रूफ है, पंचर नहीं हो सकता उनमें। कांच का इस्तेमाल बम से उड़ाई जा सकती है। सॉरी, कांच का इस्तेमाल सिर्फ विंड स्क्रीन पर किया। क्या सेंटेंस ही अलग हो गए। बम से उड़ाई जा सकती है, साधारण बम से नामुमकिन। पोखरन से अड़ू बम ले आओ तो बात दूसरी है। त्रिवेणी मुस्कुराई, बोली, आगे बढ़ो। ड्राइविंग बॉक्स और पिछले हिस्से के बीच लोहे की दीवार का बना वैसा ही पार्टीशन जैसा ट्रकों में होता है। दीवार में 1 इंच बाई 2 इंच का सिर्फ एक मोखला है जिसके ज़रिए ड्राइवर और पिछले हिस्से में मौजूद लोग बात कर सकते हैं। पिछले हिस्से की पोजीशन, वो एक कमरा है। कमरा? हाँ, उसे लोहे की दीवारों से बना कमरा ही कहा जाए तो बेहतर होगा। वो कैसे? वैन के मुकम्मल पिछले हिस्से की नाप 10 फुट बाई 10 फुट के करीब होगी। कमरा ठीक इस तरह उसके अंदर है जैसे डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा। कमरे की नाप 7 बाई 7 है। अब तुम समझ सकते हो, वैन के मुकम्मल पिछले हिस्से की अंदरूनी और कमरे की बाहरी दीवारों के बीच 3 फुट चौड़ी गैलरी है। ये गैलरी कमरे के चारों तरफ है। वैन के पिछले हिस्से की सिचुएशन नक्शा बनाकर समझा सकते हो? एक कागज़ दो, कहने के साथ भदौरिया ने जेब से पेन निकाल लिया। त्रिवेणी ने ज्वाला प्रसाद की मेज़ की दराज खोली। थोड़ी तलाश करने पर एक लेटर पैड मिल गया। कुछ देर बाद भदौरिया पेन से कागज़ पर लकीरें खींच रहा था। जब वह रुका तो जो चित्र कागज़ पर बना हुआ था उसे यहाँ इसलिए दिया जा रहा है ताकि सिचुएशन पाठक भी ठीक से समझ सकें। चित्र निम्न प्रकार था। चित्र है ही नहीं। अच्छा, ये रहा, देख लीजिएगा, इस चित्र देख लीजिए। कुछ देर गौरव और त्रिवेणी चित्र को ध्यान से देखते रहे। फिर गौरव ने पूछा, ये गार्ड, छेद और बशीर आदि क्या लिखा है? जहाँ बशीर लिखा है वहाँ बशीर आराम से यात्रा कर रहा होगा। उसके यानी कमरे का गैलरी में खुलने वाला दरवाज़ा अंदर से बंद होगा। यानी वो कमरे से गैलरी में आ सकता है लेकिन कमरे में तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक बशीर ना चाहे। करेक्ट। 3 फुट चौड़ी गैलरी में चारों तरफ 10 गार्ड तैनात रहेंगे। गार्ड पाकिस्तान के प्रशिक्षण केंद्रों में AK-47 चलाने की खास ट्रेनिंग पाए हुए हैं और AK-47 से ही लैस होंगे। ये तो खुद बंद है, किस पर करेंगे फायरिंग? जो वैन को अवैध रूप से रोकने की कोशिश करेगा। जैसे जिस क्षण ये चाहे वैन की बाहरी बॉडी में इतने बड़े छेद बन जाएंगे जिनसे AK-47 की नाल बाहर निकल सके। नक्शे को ध्यान से देखो, ये छेद 3 दिशा में होंगे, अर्थात गार्ड्स खुद पूरी तरह सुरक्षित रहकर किसी भी तरफ मौजूद दुश्मन को भून सकते हैं। 10वां गार्ड मोखले पर तैनात रहेगा ताकि ड्राइवर के संपर्क में रहे। गौरव के मुंह से निकल ही गया, बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है। हाँ, वैन की बॉडी और दरवाज़ा किसी बैंक वॉल्ट से कहीं ज़्यादा मजबूत है। ना उसे खोला जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है। हाँ, ऐसी कोशिश करने वालों को अंदर मौजूद गार्ड AK-47 की गोलियों का स्वाद जरूर चखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ? इसके बावजूद अगर कोई वैन का अपहरण कर ले तो शहर के चारों तरफ से रवाना होने वाले गैंग के सशस्त्र दस्ते आनन फानन में वैन तक पहुंच जाएंगे। वो कैसे? ड्राइवर और सभी गार्डों के पास मोबाइल फ़ोन होंगे। जैसे ही उन्हें गड़बड़ गड़बड़ का एहसास होगा वैसे ही वे चिंगारा को सूचना देंगे। समझ सकते हो? सूचना वे हर पल दे सकते हैं, यानी चिंगारा को पता होगा वैन इस वक्त कहाँ है। उन्हें जितनी मदद की ज़रूरत होगी तुरंत मुहैया करा दी जाएगी। कोलंबो बंदरगाह पर क्या होगा? एक बार वे वहाँ पहुँच गए तो वहाँ कुछ नहीं कर सकोगे तुम। मतलब वैन हेलीकॉप्टर के एकदम नज़दीक रुकेगी। उस स्थान की 50 सशस्त्र गार्ड घेरे हुए होंगे। बशीर उनके पहरे में AK-47 धारियों के साथ वैन से निकलकर हेलीकॉप्टर में सवार होगा। हेलीकॉप्टर पहले से ही स्टार्ट होगा। उनके सवार होने के बाद वहाँ चाहे जो होता रहे वो एक पल के लिए भी ज़मीन पर नहीं रुकेगा। मतलब ये कि अगर हमने वहाँ हमले की योजना बनाई तो उन 50 गार्डों से उलझे रह जाएंगे जबकि बशीर को लिए हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएगा। अब तुम समझे। अगर हमला हवा में हेलीकॉप्टर पर किया जाए, इसके लिए वायुसेना की मदद लेनी होगी। गहरी मुस्कान के साथ भदौरिया ने कहा।
उसका मुकाबला करने के लिए हेलीकॉप्टर में AK-47 धारी भी होंगे और पनडुब्बी से भी मदद मुहैया हो सकती है। पनडुब्बी से मदद का मतलब? शेख चिल्लियों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। क्या जानते नहीं, अगर पनडुब्बी को नष्ट करना इतना ही आसान होता तो वर्षों से समुद्र में स्वच्छंद ना घूम रही होती वो, जाने कितनी बार नष्ट की जा चुकी होती। लेकिन दिक्कत क्या है? गौरव ने पूछा। बाबा गैंग के लिए इतने दिन काम करने के बावजूद तुम नहीं जान सके कि पनडुब्बी इंडियन गवर्नमेंट की पकड़ से बाहर की चीज़ क्यों है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं जानती हूँ, त्रिवेणी ने उसकी बात काटी। गौरव ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। तो तुम कैसे जानती हो? हाँ, तुम जान सकती हो, भदौरिया ने कहा। बहरहाल रॉकी जासूस हो। अधीर हुआ गौरव बोला। तुम दोनों आपस में खिचड़ी पकाए जा रहे हो, मुझे भी तो कुछ बताओ। एक निश्चित दूरी के बाद समुद्र किसी देश की सीमा में नहीं माना जाता। त्रिवेणी ने कहना शुरू किया। समुद्र के उस विशाल हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। अर्थात उस हिस्से पर या तो दुनिया के किसी मुल्क का हक नहीं है या बराबर का हक है। बाबा खान की पनडुब्बी अधिकांशतः उसी हिस्से में रहती है, इसलिए किसी मुल्क के कानून के दायरे में नहीं आती। ओह। अब दूसरी अड़चन, त्रिवेणी ने कहा। पनडुब्बी पर पाकिस्तानी निशान बना है। अगर उस पर हमला किया गया तो पाकिस्तान उसे खुद पर भारतीय हमला कहकर प्रचारित कर सकता है। वैसा होने पर न केवल भारत पाक युद्ध छिड़ सकता है, बल्कि भारत पर युद्ध की शुरुआत करने का कलंक भी लग सकता है। हद हो गई। गौरव क्या उठा। कमाल के सुरक्षा चक्र में सुरक्षित कर रखा है बाबा खान ने खुद को। इसका मतलब उसे पाकिस्तान की शय है। भदौरिया बोला। मतलब की बात पर आए तो बेहतर होगा। यानी? उम्मीद है तुम समझ गए होगे, हेलीकॉप्टर पर हमला नहीं किया जा सकता। कोलंबो बंदरगाह पर अटैक करके भी बशीर को हासिल नहीं कर सकते। अगर एक बार वो कोलंबो पहुंच गया तो तुम्हारी पकड़ में उतना ही दूर निकल चुका होगा जितना चकोर की पकड़ से चांद होता है। मुझे तो सारे रास्ते भी पकड़ से दूर ही लग रहा है, गौरव ने कहा। तुमने तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बता दी कि क्या सरकारी खजाने की होती होगी। जब बशीर तक पहुंचना ही मुश्किल है, तुम्हारा कैसे जा सकता है उसे? तुम्हारे तो हौसले ही पस्त हो गए। भदौरिया के होठों पर बड़ी गहरी मुस्कान उभरी। क्या इसी बेस पर टकराने निकले हो बाबा गैंग से? टकराने की बात और है यार, मगर ये साला, ये एक आदमी को ख़त्म करने के लिए अगर बशीर इस वक्त एक आदमी नहीं कृपा, बल्कि पूरे बाबा गैंग की नाक है, त्रिवेणी ने कहा। इसलिए उसकी इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर हम उस तक पहुंचने उसे ख़त्म करने में कामयाब हो गए तो बाबा गैंग की शाख को इतना ज़बरदस्त झटका लगेगा जैसे पहले कभी नहीं लगा। ये बात आम चर्चा में आ जाएगी कि तब तो लड़ानी पड़ेगी कोई तिकड़म। गौरव क्या उठा। भदौरिया, त्रिवेणी ने पूछा। क्या तुम्हारी जानकारी में ऐसी कोई तरकीब है जिसके ज़रिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को भेद कर बशीर तक पहुंचा जा सके? कमाल है, सुरक्षा व्यवस्था भी मुझी से पूछ रहे हो और तरकीब भी। बहरहाल साथी हो हमारे। बेशक, भदौरिया ने कहा। बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मगर जानकारी में तो क्या, ख्याल तक में ऐसी कोई तरकीब नहीं है। गौरव ने पूछा। वैन के साथ सफ़र करने वाले ड्राइवर और गार्ड्स के नाम पता ठिकाने बता सकते हो? बता तो सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? वो नहीं हो सकेगा जो तुम सोच रहे हो। क्या सोच रहा हूँ? यही कि तुम रात में किसी समय उनमें से किसी पर अटैक करके उसकी जगह खुद वैन में। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? त्रिवेणी ने पूछा। क्योंकि वे सब जन्नत होटल में पहुंच चुके हैं और अब वैन के साथ ही बाहर निकलेंगे। तुम तो यार सारे रास्ते ही बंद करते जा रहे हो। रास्ते मैंने नहीं, जिंगारा ने बंद किए हुए हैं। जो बात कुछ देर पहले त्रिवेणी ने कही वो पहले ही से उसके दिमाग में। जानता है, यदि तुम बशीर तक पहुंच गए तो बाबा गैंग की शाख धूल में मिल जाएगी। त्रिवेणी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि ज्वाला प्रसाद तेजी से ऑफिस में दाखिल होता बोला। मैडम, लाइन पर आपके चीफ हैं। ओह, कहने के साथ त्रिवेणी ने मेज़ पर रखे फ़ोन का रिसीवर उठाया। बोली, त्रिवेणी बनर्जी हियर सर। तुमने किसी निर्मल भदौरिया नाम के आदमी को पकड़ा है? पूछा गया। यस सर। उसे छोड़ दो। ओके सर, बट बट कुर्रा कर कहाँ गया? क्या मैं जान सकती हूँ किसकी सिफारिश पर? तुम्हारे लिए इतना जान लेना काफ़ी है त्रिवेणी, की फ़ोन हम कर रहे हैं। सॉरी सर। ओके। दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। जिस वक्त त्रिवेणी रिसीवर वापस कैडल पर रख रही थी, उस वक्त भदौरिया के मोटे काले और भद्दे होठों पर मुस्कान थी। ज्वाला प्रसाद अपने फेस पर रोज भरे भाव लिए त्रिवेणी की तरफ देख रहा था। गौरव ने कहा, वही हुआ जो सोचा था। रॉ का गठन इस दावे के साथ किया गया था कि यह संस्था किसी पॉलिटिकल दबाव में नहीं आएगी। त्रिवेणी अफसोसजनक स्वर में कहती चली। मगर यह सब दावे सिर्फ दिखावा है। इस मुल्क में तब तक ऐसा नहीं हो सकता जब तक ऐसे पदों पर नियुक्तियों का अधिकार खद्दर वालों से ना छीन लिया जाए। मैं जानती हूँ जितनी झुंझलाहट ऐसा हुक्म सुनने वालों को होती है, उससे ज़्यादा झुंझलाया हुआ हुक्म देने वाला होता है। मगर करें क्या, मजबूर होता है। इतना ज़्यादा कि मातहत को सिफारिश करने वाले का नाम तक नहीं बता सकता। अजीब सी खामोशी छा गई कक्ष में। खैर, एक लंबी सांस छोड़ती हुई त्रिवेणी ने ही खामोशी को तोड़ा। फिलहाल आप बाहर जाएं ज्वाला प्रसाद जी, कुछ देर बाद इसे छोड़ दिया जाएगा। ज्वाला प्रसाद कक्ष से बाहर चला गया। उसके जाते ही त्रिवेणी के भाव चेंज हुए, होंठों पर मुस्कान बिखरी। बोली,
किन्हीं और हालात में ऐसा हुआ होता तो शायद मैं भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती, मगर इस वक्त तो हमारा प्लान ही ये था। इंतज़ार ही कर रहे थे उस फ़ोन का जिसके बहाने तुम्हें छोड़ा जा सके, बल्कि ना आता तो समस्या खड़ी हो जाती हमारे लिए। फिर भी बदौरिया आसा, हमारी पहुंच का लोहा मानना पड़ेगा तुम्हें। सो तो है, मेरे चीफ को गृह मंत्री से नीचे का नेता मजबूर नहीं कर सकता। भदौरिया के होठों पर गर्वीली मुस्कान थी। एक बात और साफ हो गई जो तुम्हें राहत पहुंचाएगी, त्रिवेदी ने भदौरिया से कहा। कम से कम इस पल तक तुम जिंगारा के शक के दायरे से बाहर हो। अगर उसे ज़रा भी इल्म होता कि यहाँ बैठे हम क्या बातें कर रहे हैं तो तुम्हारी रिहाई के लिए कभी फ़ोन नहीं करता, जिसने मेरे चीफ को मुझे फ़ोन करने के लिए मजबूर किया है। बात एकदम दुरुस्त है। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में और कोई नई बात? मेरे ख्याल से सब कुछ बता चुका हूँ, भदौरिया ने कहा। फिर भी अगर तुम्हें कुछ छूट गया लगता है तो पूछ सकते हो। वह जानकारी ज़रूर दूंगा जो मेरे पास है। जन्नत से कोलंबो बंदरगाह पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक रेलवे फाटक से होगा, दूसरा फ्लाईओवर वाला। वैन कौन से रास्ते से कोलंबो पहुंचेगी? भदौरिया ने कहा, रेलवे फाटक से। त्रिवेदी ने गौरव से पूछा, तुम्हें पूछना कुछ? और ज़्यादा जानकर खुद को डिप्रेशन के शिकार नहीं बनाना चाहता। मजाक के सर में गौरव कहता चला गया, साली वैन क्या है, चलता फिरता वॉल्ट है रिजर्व बैंक का। भदौरिया गहरी मुस्कान के साथ क्या उठा, मेरे ख्याल से तुम कोशिश करने वाले नहीं हो। ये किसने कह दिया तुमसे? हालत बता रही है तुम्हारी, पूरी तरह पस्त हो चुके हो। फिलहाल दिमाग की सभी नसें हड़ताल पर हैं दोस्त। उनकी मांग है बादाम रोगन की मालिश। सिर्फ एक रात है तुम्हारे पास, कल सुबह ठीक 10 बजे वैन जन्नत से निकल जाएगी। बता तो चुके यार, दोबारा क्यों कह रहे हो? ऐसी बेवकूफ़ी मत कर बैठना कि बशीर की जगह खुद शहीद हो जाओ। बड़ी मुश्किल से ऐसा शख्स मिला है जिसने मेरे रास्ते के कांटे को साफ करने के मंसूबे तो बनाए। इतनी जल्दी मारे गए तो दुख होगा मुझे। त्रिवेदी ने पूछा, क्या करें इस खतरे से बचने के लिए? जो भी तरकीब सोचो उसे एक बार डिस्कस ज़रूर कर लेना मुझसे। अगर कोई बेवकूफ़ी भरी बात सोचो तो कम से कम सतर्क तो कर दूंगा तुम्हें। बात में कई किलो वजन है, मगर कैसे? त्रिवेदी ने कहा, अपना नंबर तो देने को तैयार नहीं हूँ। कल सुबह 7 बजे फ़ोन करूँगा, कहकर भदौरिया ने अपनी बात खत्म कर दी। अगला दृश्य। मानना पड़ेगा भदौरिया, मान गए उन्हें। जिंगारा क्या उठा, बार पर रेड, तुम्हारी गिरफ्तारी। सचमुच मैं नहीं समझ सका कि वह सब उन्होंने तुमसे मुलाकात करने के लिए किया था। मैं तो समझा वे बशीर की जगह तुम्हारी तलाश से ऐलान जंग करने का निश्चय कर बैठे। काफ़ी बेचैन उठा था मैं, तभी तो आनन फानन में फ़ोन किया। अपने लिए तो सचमुच सुरक्षित मुलाकात की उन्होंने। मेरे ख्याल से हम गलत चाल चल रहे हैं सर। वो कैसे? मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था बताने से फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। क्यों? जिंगारा ने पूछा। क्या तुम्हें अब भी वो खतरा है जो पहले था? तुम्हारे ख्याल से क्या वे अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं? जो इंतज़ाम है उनके रहते ऐसा तो कोई पागल ही सोच सकता है। फिर सब कुछ सुनने के बाद मैंने उन्हें पस्त होते देखा है। कहते भले ही चाहे जो रहे, मगर मुझे नहीं लगता बशीर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो चंगुल में कैसे फंसेंगे हमारे? मेरे ख्याल से बेहतर ये होता कि सुरक्षा व्यवस्था को कोई छोटा सा हिस्सा छुपा जाते, खुद ही लूज़ पॉइंट देते, ताकि वे उस लूज़ पॉइंट का फ़ायदा उठाने की ललक में कोशिश करते और हमारे जाल में फंस जाते। क्या छुपा जाते? कोई एग्जाम्पल दो। कुछ भी छिपाया जा सकता था, जैसे यही कि वैन में गार्ड्स भी होंगे और वे बाहर फायरिंग कर सकते हैं। भदौरिया कहता चला गया, या मैं उन्हें ड्राइवर अथवा किसी गार्ड का पता ठिकाना बता सकता था। वे उसे दबोचने की कोशिश करते और हमारे आदमी द्वारा उल्टे दबोच लिए जाते। बाबा खान जब सुनते हमने उन्हें कितनी टुच्ची चाल से पकड़ा है तो नाराज़ भले ना होते, मगर खुश भी नहीं होते। आपने मुझ जैसे ओहदेदार पर गर्व करने लायक कुछ नहीं होता उनके पास। मुझ में और तुम में यही फ़र्क है भदौरिया। केवल इसी फ़र्क के कारण बाबा खान को तुम्हारी सीनियरिटी के बावजूद मुझे शाखा इंचार्ज बनाना पड़ा। असल में तुम सिर्फ काम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हो, ये ध्यान नहीं रखते काम गैंग की प्रतिष्ठा के अनुकूल भी किया गया है या नहीं। बात की गहराई को समझो भदौरिया। बाबा गैंग का एक स्टैंडर्ड है। बाबा खान अपेक्षा करते हैं कि हम हर काम उस स्टैंडर्ड को बनाए रखकर करें। ऐसा कभी कहा तो नहीं बाबा खान ने। इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा शख्स ऐसी बातें नहीं करता बेवकूफ़। हम जैसे ओहदेदारों को समझनी होती हैं। जो नहीं समझता वो तरक्की नहीं कर सकता। बाबा खान जैसा शख्स इतना तो चाहते ही है कि उसके प्यादे जब भी कुछ करें ऐसा करें जिससे उसका सीना गर्व से चौड़ा हो सके। भदौरिया मनन करने लगा कि क्या इस बात में कोई दम है? जिन टुच्ची चालों से उन्हें पकड़ने की सलाह तुम दे रहे हो उनसे तो कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। जिंगारा कहता चलेगा, बात तो तब है जब दुश्मन को पूरा मौका देकर चित किया जाए। बाबा खान ने मुझसे कहा भी यही था, ये कि अपनी हत्या का बदला लेने का उसे पूरा मौका देना। वही कर रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था पहुँचा दी है उन तक। समझ सकते हो बाबा खान की नज़र हमारी बल्कि उनकी भी एक एक एक्टिविटी पर होगी। जब वे देखेंगे कि जिंगारा ने किस जाले अंदाज में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है
तो तबीयत खुश हो जाएगी उनकी। मेरे ख्याल से हमें कामयाबी पर ध्यान देना चाहिए, बेकार की बातों पर नहीं। बदलो भदौरिया, अपने सोचने का नज़रिया बदलो, चिंगारा बोला। बहरहाल आज नहीं तो कल तुम्हें भी शाखा इंचार्ज बनना है, इस शाखा का नहीं तो किसी दूसरी शाखा का। भदौरिया को लगा चिंगारा ने अपने सामने किसी की न चलने देने की कसम खा ली है। अगला दृश्य। अब कहो मिस्टर कृपाल, रॉ के स्थानीय ऑफिस की कुर्सी पर बसरती त्रिवेणी बोली। क्या किया जाए? मेरे ख्याल से तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। गौरव ने सिगरेट सुलगाई। मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठा जाए? गौरव बोला, जब कुछ करने को ना हो तो ये काम खुद ब खुद हो जाता है। करने को तो बहुत कुछ है। जैसे सोचो, कैसे क्रियाकर्म किया जा सकता है बशीर का। यही सूझ जाता तो सचमुच करने के लिए बहुत कुछ होता। सूझेगा तो तभी जब कोशिश करोगे। अभी दिमाग ही कहाँ लगाया तुमने? तुम लगाओ, मुझे नहीं लगता दिमाग घिसने से कोई नतीजा निकलेगा। इतनी जल्दी पस्त हो जाने वाले थे तो डींग क्यों मारी थी चिंगारा के सामने? क्यों कहा था सीना ठोक ठोक करके अपने हत्यारों से बदला लेकर रहोगे, मटिया मेट कर दोगे गैंग को? मोहतरमा, कहना आसान था तो कह दिया। अब कोई पत्थर की लकीर तो हो नहीं गई, बल्कि ठाकुर तो हूँ नहीं जो मुँह नीचे नहीं कर सकता। याद हूँ, कभी 2 कदम आके कभी 4 कदम पीछे। जितना भदौरिया ने बताया उसे सुनकर दिल कर रहा है कि अभी चिंगारा या सीधे बाबा खान से बात करूँ। कहूँ गलती हो गई माई बाप, पता नहीं जोश में क्या क्या बक गया, माफ़ कर दो। कृपाल, क्या बक रहे हो तुम? और क्या बकूँ? सालों ने इंतज़ाम ही ऐसे किए हैं कि दिमाग ठसिया कर रह गया। इससे बेहतर तो रिजर्व बैंक में डकैती डालने का काम सौंप देता कोई, उसे शायद कर निकालता। चुप रह गई त्रिवेणी। कुछ देर जाने क्या सोचती रही, फिर बोली, मेरे ख्याल से हम सोच ही गलत दिशा में रहे। तो दिशा बदल दो। उद्देश्य क्या है हमारा? लो, अब ये भी समझाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग मुझसे भी ज़्यादा ठसिया गया। उद्देश्य है बाबा गेम को ख़त्म करना। गौरव ने पूरी तरह मजाक के मूड में कहा। याददाश्त वापस आने के लिए बधाइयाँ। और अटक बशीर के मर्डर पर गए हो? त्रिवेणी ने मनन जारी रखा। फ़र्क क्या हुआ? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, त्रिवेणी बोली। डॉक्टर ने नहीं बताया कि गैंग के खिलाफ हम पहला काम बशीर का मर्डर ही करें? कुछ और भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गैंग के किसी और मेंबर का मर्डर, उनके किसी ठिकाने पर हमला, या यही सब करना था तो भदौरिया कौन सा बुरा था कत्ल करने के लिए? कहीं ढूंढने भी नहीं जाना पड़ता था भी अपने पंजे में। पुलिस मुख्यालय में टैटुआ दबा देते साले का। जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे सोचकर कुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो ये सोचो बशीर के मर्डर के अलावा और क्या कर सकते हैं कि चिंगारा तिलमिला उठे। नहीं, अभी तक निडाल पड़ा गौरव कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। मर्डर होगा तो बशीर पहलवान का होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बशीर के मर्डर पर क्यों अटके हुआ तुम? मतलब क्या इसका? मतलब एकदम साफ है। यह आला ख्याल तुम्हारे दिमाग शरीफ में इसलिए आया ना, क्योंकि हम लोग बशीर के मर्डर की तरकीब नहीं सोच पा रहे। जाहिर है, लानत है हम पर, ये तो शिकस्त है हमारी। वो कैसे? बाबा खान और उसके प्यादे सोचेंगे मलाई नहीं खा सकी तो बिल्ली खंबा नोचने लगी। त्रिवेणी ने दिलचस्प मुस्कान के साथ कहा। ठाकुर तो हो नहीं तुम जो मूंछी नीचे नहीं कर सकते। यादव हो, इतनी लचीली भी नहीं होती यादव की मूछें। अब आए हो तुम अपनी फॉर्म में, सोचो बशीर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मैं क्या सोच सकता हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्ही ने टींग मारी थी, हमारे पीछे रॉ की पूरी ताकत है। बार पर रेड डलवा कर तो ये भी साबित कर दिया कि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ले सकती हो। इतनी सब फैसिलिटी के बाद भी अगर तुम कुछ कर नहीं सकती तो क्या किया जा सकता है? सरकारी तंत्र के बूते पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कि किसी चेक पोस्ट पर वैन को रोका जा सकता है, तलाशी लेने की बात कही जा सकती है उसकी। वो मारा पापड़ वाले को। दिमाग में ख्याल आते ही उछल पड़ा गौरव। माना हम ऐसा ही करते हैं, उस अवस्था में क्या करेंगे वे? तलाशी देने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर फिर क्या, ड्राइवर और पुलिस वालों में तू मैं होगी, झगड़ा बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ा तो वैन के अंदर से गार्ड्स पुलिस वालों को भूनना शुरू कर देंगे, जबकि पुलिस वाले बेचारे कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ड्राइवर वैन को बंदरगाह की तरफ दौड़ा देगा। जो भी सामने आएगा, यानी जो भी वैन को रोकने की कोशिश करेगा, गार्ड्स उसे भून देंगे। वे सुरक्षाकर्मी भी हो सकते हैं और आम नागरिक भी। अफरा तफरी और कत्लेआम मच जाएगा। सारे शहर में क्या अपनी बेवकूफ़ी से इतना सब होने देना समझदारी होगी? नहीं। किस्सा खत्म। वाकई खत्म। कहने के साथ गौरव पुनः कुर्सी पर ढेर हो गया। तत्काल त्रिवेणी को भी बोलने के लिए कुछ नहीं सूझा। काफ़ी देर से खामोश खड़े डगलस ने मौके का लाभ उठाते हुए कहा, क्या मैं भी कुछ जान सकता हूँ मैडम? क्या जानना चाहते हो? प्रॉब्लम क्या है? लो, सारी रामायण खत्म हो गई। गौरव ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, यह पूछ रहे हैं सीता किसका बाप था? कृपाल, त्रिवेणी ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा। डगलस से इतने चिढ़ क्यों गए हो तुम? इसका बोलना ही नहीं सुहाता तुम्हें? क्योंकि जब ये बोलता है तो टैं बोलता है। वैन के बारे में अभी इसे कुछ बता ही कहाँ है? तुम बता दो। इन महाराज को बताकर भी अपने कलेजे की आग ठंडी कर लो।
व्यंग्यात्मक लहजे में गौरव कहता चला गया, क्या पता यही सॉल्व कर दे हमारी प्रॉब्लम। सोचने का तुम्हारा यह तरीका एकदम घटिया है कृपाल। सॉल्यूशन किसी के भी दिमाग में आ सकता है, और फिर डगलस को रॉ की स्थानीय ब्रांच का चीफ यूं ही नहीं बना दिया गया होगा। रोज भरे सर में कहने के बाद त्रिवेदी ने गौरव को बोलने का मौका नहीं दिया, बल्कि सीधी डगलस से मुखातिब होकर सब कुछ बताने लगी। वैन की सुरक्षा व्यवस्था बताने के बाद उसने कहा, हमारा लक्ष्य बशीर का खात्मा। समस्या यह है कि ऐसा कैसे किया जाए। एक मिनट। त्रिवेणी के चुप होते ही गौरव क्या उठा। सोचने वाली बात है त्रिवेणी। जब वैन को बैरियर पर रोका जाएगा तो पुलिस कर्मियों से कैसे झगड़ेगा ड्राइवर, जैसे झगड़ा जाता है। दरवाज़ा बंद रखकर झगड़ेगा या खोल देगा उसे। त्रिवेणी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर अटक गई, जैसे झटका लगा हो दिमाग को। मुंह से स्वतः शब्द निकलते चले गए, गुड। अच्छा सवाल है कृपाल, अच्छा सवाल है। तुम बताओ डगलस, वो पुलिस वालों से अपना दरवाज़ा बंद रखकर झगड़ेगा या खोल कर। मेरे ख्याल से वह खुद को बैरियर पर रोके जाते देखते ही सतर्क हो जाएगा, डगलस ने कहा। भाप जाएगा खतरे को। ऐसी अवस्था में पुलिस चाहे जो कर ले, दरवाज़ा नहीं खोलेगा। यानी बंद रखकर झगड़ेगा पुलिस वालों से। 100%। देख लिया त्रिवेणी, है ना साला कूड़ मगज। गौरव चिढ़ गया। अबे सुना नहीं अभी अभी क्या बताया त्रिवेणी ने। कांच का इस्तेमाल केवल विंड स्क्रीन पर किया गया है, मतलब दरवाज़ा सॉलिड लोहे का है। ऐसा कोई कांच नहीं है उस पर जिसे नीचे सरका कर बाहर वाले से बात कर सके। जब दरवाजा ही नहीं खोलेगा तो आवाज़ कैसे होगी, कैसे झगड़ लेगा पुलिस वालों से। बात में दम है कृपा, झगड़ने के लिए उसे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, त्रिवेणी ने कहा। यानी जिस वैन में घुसने का मैं तरीका नहीं सोच रहा था, उस वैन का दरवाज़ा जरा सा झगड़ा क्रिएट करने पर खुद ड्राइवर खोलेगा। डगलस पुनः अटका। मेरे ख्याल से वो दरवाज़ा किसी कीमत पर नहीं खोलेगा। तो क्या करेगा। बैरियर तोड़कर भगा ले जाएगा वैन को। अगर आप सच में कृपाल है तो समझ सकते हैं, बाबा गैंग के लोग ऐसे काम करने में बाल बराबर नहीं चकते। भले ही चाहे जितना खून खराब हो, वो बंदरगाह पर पहुँच कर ही सांस लेगा। मैं सहमत हूँ कृपाल, त्रिवेणी ने कहा। वो ऐसे ही करेगा। नहीं, उसे किसी कीमत पर वहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तैश में आया गौरव कहता चला गया। बैरियर के अलावा उसके रास्ते में सड़क कूटने वाला इंजन अड़ा दिया जाएगा। एक क्यों, कई इंजन अड़ाए जा सकते हैं। पूरी रोड ब्लॉक की जा सकती है। आगे बढ़ने के लिए इंच भर रास्ता नहीं मिलना चाहिए उसे। इससे बेटर आइडिया तो मेरे पास है, डगलस ने कहा। गौरव भड़का। तेरे पास? बोलो डगलस, त्रिवेदी ने उसे प्रोत्साहित किया। अगर वैन को इसी तरह रोकना है तो बैरियर पर नहीं, रेलवे फाटक पर रोका जाना चाहिए। उत्साह में भरा डगलस कहता चला गया। फाटक बंद होगा, पटरी पर मालगाड़ी खड़ी होगी, आधी फाटक के दाईं आधी बाएं। उसे क्रॉस करके वैन किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ सकती। मार्वलेस, ग्रेट आइडिया डगलस, प्यारे मिलाओ हाथ। कहने के साथ खुश होकर गौरव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। डगलस ने इस अंदाज में त्रिवेणी की तरफ देखा जैसे कह रहा हाथ मिलाए या नहीं। होठों पर मुस्कान लिए त्रिवेणी ने कहा, वह खुद दोस्ती करना चाहता है तो तुम क्यों चक रहे हो। डगलस ने हाथ बढ़ाई था कि गौरव ने झपट कर उसे बाहों में भर लिया। तुम तो वाकई काम के आदमी निकले डगलस प्यारे। तुम्हें भाव न देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। डगलस के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे गौरव के मुंह से ये शब्द कहलवा कर किला फतेह किया हो। त्रिवेणी बोली, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, उसे सिर्फ रोक कर क्या होगा। बिल्कुल ठीक कहा है किसी ने। उलझन सिर्फ तब तक उलझन रहती है जब तक सिरा हाथ में नहीं आता। एक बार सिरा हाथ में आ जाए तो डोर सुलझती चली जाती है। उत्साह में भरा गौरव कहता चला गया। आमतौर पर मेरे दिमाग में सारा प्लान बन चुका है, अब केवल पॉलिश करनी है उस पर। प्लान बताओ, जल्दी क्या है। उसने जेब से पैकेट निकालते हुए कहा। सिगरेट तो पी लूँ एक। त्रिवेणी मुस्कुरा कर रह गई। डगलस क्या उठा। आप भी कमाल के आदमी हैं मिस्टर गौरव। एक पल पहले कितने रूखे और चिड़चिड़े लग रहे थे, दूसरे पल कितने जिंदा दिल और मजाकिया नजर आ रहे हैं। हर आदमी ऐसे ही होता है दोस्त। कहने के साथ उसने सिगरेट सुलगाई। जब वो किसी उलझन में होता है, समस्या सुलझाई नहीं सुलझ रही होती तो रूखा और चिड़चिड़ा बन जाता है। समस्या सुलझते ही, तनाव मुक्त होते ही वैसा हो जाता है जैसा इस वक्त हूँ। सिगरेट सुलगा चुके, त्रिवेणी ने कहा। अब योजना पर आओ। मान लो वही होता है जो तय हो चुका है। कश लेने के बाद गौरव बोला। फाटक के अलावा पटरी पर खड़ी मालगाड़ी वैन का रास्ता रोक लेती है। उस अवस्था में फाटक पर पहले ही से अन्य ट्रैफिक रुका खड़ा होगा? नहीं होगा। क्यों? फाटक से करीब 1 मील पहले एक दोराहा है। वहाँ हम सिर्फ दो पुलिस वाले खड़े कर देंगे। काम होगा फाटक की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को दूसरी तरफ भेजना। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया जाएगा कि सिर्फ वैन को फाटक की तरफ जाने देना है, बल्कि कहा यह जाएगा जैसे ही दूर से वैन को आती देखो, फाटक से हटकर दाएं बाएं छुप जाना। वैन के ड्राइवर को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि उससे पहले कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करने वाले दो पुलिसमैन कभी वहाँ थे। मान लो कोई वाहन वैन के एकदम आगे या पीछे वहाँ पहुँचे, वो उस वाहन का दुर्भाग्य होगा। इस कीमत पर उधर जाने वाले किसी वाहन को नहीं रोकना है कि वैन के ड्राइवर को भनक लग जाए। यानी फाटक पर अकेली वैन पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो वहाँ उन्हें 3 पेट्रोल टैंकर खड़े नजर आएंगे। पेट्रोल टैंकर? उनकी ड्राइविंग सीट पर हम 3 महारथी बैठे होंगे, मैं, तुम और डगलस उस्ताद। हम वहाँ 10:15 बजे पहुँच जाएंगे।
जन्नत होटल और फाटक की दूरी बताती है। वैन वहाँ 10:30 के आसपास पहुँचेगी। पुलिस वाले हमारे और वैन के अलावा किसी को उधर नहीं जाने देंगे, अर्थात 10:30 बजे फाटक पर या तो हम होंगे या वैन। लेकिन करना क्या है हमें? जैसे ही वैन फाटक पर रुके तो मैं टैंकर उसके बाईं तरफ बॉडी से लगभग टच करते हुए खड़ा करना है। मुझे उसी तरफ दाईं तरफ डगलस अपने टैंकर को सड़क पर तिरछा करके ठीक वैन के पीछे खड़ा कर देगा। क्यों डगलस उस्ताद, डर तो नहीं लगेगा तुम्हें? डर डर? अचानक खुद से किए गए सवाल के कारण वह थोड़ा बौखला गया। डर काहे का? जब हम ये सब कर रहे होंगे तो खतरा भाप सकते हो, फायरिंग कर सकते हैं। खुद को नियंत्रित कर चुका डगलस मुस्कुराता हुआ बोला, इस किस्म के। अगला दृश्य। गौरव व त्रिवेणी के जाते ही डगलस ने मोबाइल निकाला, रीडायल वाला बटन दबाया। संबंध स्थापित होते ही दूसरी तरफ से कहा गया, बोलो डगलस। इस बार ऐसी सूचना देने वाला हूँ जिंगारा साहब, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। बोलो। आपने एक वैन के ज़रिए बशीर को पनडुब्बी पर भेजने का प्लान बनाया ना? चौंके हुए सर में पूछा गया। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि आपने फिर वही भूल की जैसी पहली कर चुके हैं। भूल? जब आपको बता चुका हूँ भदौरिया इनसे मिला हुआ है तो प्लान उसकी नॉलेज में क्यों आने दिया? क्या वह इस बारे में भी उन्हें बता चुका है? सब कुछ चिंगारा साहब, सब कुछ। कब, कहाँ और कैसे? चकित स्वर में पूछा गया। पुलिस मुख्यालय में। तुम्हारी पिछली रिपोर्ट के मुताबिक वे ट्रेन में मिलने वाले थे ना? बाद में उनका इरादा बदल गया। लगा होगा ट्रेन में भदौरिया से मिलना खतरनाक हो सकता है। असल में भदौरिया पर फ़िलहाल ये पूरे यकीन नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्होंने मुलाकात का बहुत ही नायाब तरीका निकाला। क्या? उसके बार पर रेड भदौरिया की गिरफ्तारी। ये सब सिर्फ मुलाकात करने के लिए किया गया जो ट्रेन में होने वाली थी? और कोई उद्देश्य नहीं था इस सारे ड्रामे का? क्या बात कर रहे हो डगलस? ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। हमने तो हमने तो एक बहुत बड़ी सोर्स को फ़ोन करके भदौरिया को छुड़ाया है। उधर आप उसे छुड़ाने के लिए फ़ोन कर रहे थे, इधर भदौरिया उन्हें सब कुछ बता रहा था। ये रिपोर्ट तुमने हमें पहले क्यों नहीं दी? सारा ड्रामा पता ही कुछ देर पहले लगा है। ओह खैर, क्या भदौरिया ने वैन की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बताया? जी हाँ। तब तो हौसले पस्त हो गए होंगे उनके। वैन अपने आप में चीज़ ही ऐसी है कि। वही तो कह रहा हूँ चिंगारा साहब, जब मैं इनके इरादे बताऊंगा तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी आपके। आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि कोई वैन के अंदर बशीर का बाल भी पाका कर सकता है, जबकि ये लोग पूरी योजना बना चुके हैं। क्या बात कर रहे हो डगलस? डगलस ने मज़ा लेते हुए कहा, प्लान बनाने वालों में मैं भी शामिल हूँ। तो तुम? बहरहाल साथी हूँ उनका, चीफ हूँ रॉ की स्थानीय शाखा का। मेरा काम है उनके साथ मिलकर आपके खिलाफ योजनाएं बनाना। पहेलियाँ मत बुझाओ डगलस, साफ साफ कहो क्या बात है? अकेले बशीर की नहीं, वैन में मौजूद हर एक की होली जलाने का प्लान बन चुका है जंगारा साहब। प्लान भी ऐसा कि अगर मैं ये सूचना ना दूँ तो आप अपने बाल नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जल्दी बोलो क्या प्लान है उनका? कीमत क्या देंगे? मुंह मांगी? तो सुनिए। कहने के बाद गौरव और त्रिवेणी का मुकम्मल प्लान बताता चला गया। अंत में बोला, फिलहाल वे 3 पेट्रोल टैंकर जो 2 पुलिसमैन और फाटक पर खड़ी की जाने वाली मालगाड़ी का इंतज़ाम करने गए हैं। तुम वाकई मुंह मांगे इनाम के हकदार हो। दूसरी तरफ से कहा गया, उफ, हम सोच तक नहीं सकते थे इस ढंग से वैन के साथ सबको ख़त्म किया जा सकता है। खैर, अब हम उन्हें देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ भदौरिया को भी ज़रूर देखिए जंगारा साहब। कलयुग में विभीषण लंका सॉरी सतयुग में विभीषण लंका को ढहाते चले आए हैं। सॉरी, हर युग में विभीषण लंका को ढहाते चले आए हैं। कहने के साथ उसने संबंध विच्छेद कर दिया। मोबाइल हाथ में लिए दरवाजे की तरफ पलटा और जाम होकर रह गया, जैसे पत्थर की मूर्ति में बदल गया। पथराई हुई आंखें दरवाजे पर मौजूद गौरव और त्रिवेणी को देख रही थी। एक ही झटके में मानो सारा खून पानी में तब्दील हो गया। मौत की सिहरन दौड़ गई जिस्म में। चेहरे पर किसी अज्ञात ताकत ने हल्दी पोती थी। मुंह में माना जुबान ही नहीं थी। सच कहा तुमने। उनकी उसकी तरफ बढ़ती त्रिवेणी बोली, लंका को हर युग में विभीषण ही ढहाते रहे। गौरव के होठों पर शरारती मुस्कान थी। त्रिवेणी के साथ वह भी डगलस की तरफ बढ़ा, नज़दीक पहुंचा, हाथ बढ़ाकर मोबाइल छीन लिया उससे। डगलस ज़रा भी तो विरोध नहीं कर सका। विरोध तो बहुत दूर की बात है, हिल तक नहीं सका। ठीक ऐसी हालत थी जैसे अपने बेहद नज़दीक शेर को देखकर हिरन की हो जाती है। दिमाग जाम, समस्त इंद्रियां ठप। हद हो गई डगलस, हद हो गई। त्रिवेणी के फेस पर आग ही आग नजर आ रही थी। सोचा तक नहीं जा सकता था रॉ का स्थानीय चीफ विभीषण हो सकता है। ये देखो मोहतरमा, गौरव ने डगलस के मोबाइल का एक बटन दबाकर कहा, यह रहा इसके द्वारा किए गए फ़ोन्स का रिकॉर्ड, यानी रीडायल लिस्ट। हर बार जंगारा को ही फ़ोन मिलाया इसने।
और कोई काम ही नहीं रह गया था पट्टे को। जब पहली बार कृपाल ने मुझसे कहा कि उसे तुम पर शक है तो इसे ही पागल ठहराया था मैंने। त्रिवेणी डगलस से कहती चली गई। कहा था जिस स्थानीय शाखा का चीफ बनाया गया है ये इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता, मगर इसने कहा बाबा गैंग मैं बड़ी हस्ती को खरीद सकता है, और सच वही निकला। पैसा तुम जैसे लोगों के लिए मुल्क से ज़्यादा होना है। ये सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा था मैडम। डगलस के मुंह से अकलाट निकला। और किस लिए कर रहे थे? त्रिवेणी ने दांत भींचे। उन्होंने मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रखी थी। तमतमाई हुई त्रिवेणी का घूंसा बहुत ज़ोर से डगलस के चेहरे पर पड़ा। डगलस चीख के साथ एक कुर्सी से उलझता हुआ फर्श पर जा गिरा। त्रिवेणी ने झपट कर दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ा। दांत भींचकर उसे ऊपर उठाती गुर्राई। झूठ बोलता है कमीने। हमारे सामने इनाम की बात की और अब खुद को मजबूर साबित करने की कोशिश करता है। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, माफ़ कर दीजिए मुझे। पूछ पूछ कि हमें तुझ पर कब शक हुआ? डगलस के मुंह से बोल ना फूट सका। त्रिवेणी ने उसके सारे वजूद को हिला डाला। पूछ कब? उसके मुंह से निकला। जब तुमने कहा जंगारा प्रोफेशन के मामले में ज़रा भी भावुक नहीं है। गौरव बोला। 100% सच थी ये बात, इसलिए उस वक्त मैं बौखला भी गया था। ये एक ऐसी बात थी जो तुम्हें सिर्फ रॉ के चीफ होने के नाते मालूम नहीं हो जाती थी। ज़रूर तुम जंगारा से कहीं गहरे जुड़े थे। यह बात मोहतरमा से गई, इन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर जानबूझकर तुम्हारे सामने भदौरिया को ट्रेन में बुलाने की बात की मैंने। बाथरूम में घुसकर जंगारों को रिपोर्ट दी। वो सब सुनने के बाद त्रिवेणी को यकीन आया। ये तो उसी वक्त तेरा टेटवा पकड़ने वाली थी, मगर मैंने रोक कर कहा इससे हम कोई बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, और वही हुआ। कुछ देर पहले वैन पर काबू करने के लिए जो डिस्कशन हम कर रहे थे वो सब ड्रामा था। खूब खिलाया हमने तुझे। पूरा प्लान भी जंगारों को बताने दिया। अब तू समझ गया होगा कि वैन पर उस तरह हमला नहीं होने वाला जैसा तूने अपने आंखों को बताया। बाद में जो फैसला लेगा, जो हम उससे लिखाना चाहते हैं। डगलस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है। देश के तुझ जैसे गद्दार का एक ही अंजाम होना चाहिए, एक ही। कहने के साथ त्रिवेणी ने अपनी हिप पॉकेट से रिवॉल्वर निकाला, नाल डगलस के मस्तक से सटाई, और कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ट्रिगर दबा दिया। अगला दृश्य। पूरी तरह घरेलू औरत लग रही थी त्रिवेणी। जिस्म पर ब्लाउज और साड़ी, बाल सलीके से कड़े हुए थे। उस वक्त रात के करीब 12 बजे थे जब उसने एक फ्लैट की बेल बजाई। फ्लैट में अंधकार छाया हुआ था। कई बार बेल बजाने पर अंदर की लाइट ऑन हुई। दरवाजे के नज़दीक आती पच्चाब उभरी। पूछा गया, कौन है? अगर आप गोमती जी हैं तो दरवाज़ा खोलिए, मैं आपको एक सूचना देने आई हूँ। हैं? हैं कौन आप? पूछा गया। नाम शकुंतला है, त्रिवेणी ने कहा, लेकिन आप मुझे नहीं जानती। दरवाज़ा खोला। गोल चेहरे वाली एक सुंदर शादीशुदा औरत त्रिवेणी के सामने थी। त्रिवेणी ने पूछा, क्या आप गोमती जी हैं? हाँ हाँ, आप? त्रिवेणी ने जवाब मुंह से नहीं हाथ से दिया, और ऐसा दिया कि अगले पल गोमती का बेहोश जिस्म उसकी बाहों में झूल रहा था। लिफ्ट से गैलरी में कदम रखते गौरव ने कहा, वो मारा पापड़ वाले को। अब? त्रिवेणी ने पूछा। तुर्की की है ये, गौरव ने कहा, कंधे पर उठा लो। अगला दृश्य। क्यों जंगारा साहब? बशीर रोज भरे सर में कह रहा था। आखिर क्यों मुझे इतनी कड़ी सुरक्षा के तहत पनडुब्बी पर भेजा जा रहा है? बताया जा चुका है बशीर, कृपाल और त्रिवेणी तुम्हारा मर्डर करने वाले हैं। और मैं भी कह चुका हूँ, एक या नहीं 1000 बार कह चुका हूँ। मैं डरता नहीं हूँ उनसे। इस तरह निकालने की जगह मुझे मुकाबला करने का मौका दिया जाए, आपकी कसम, मैं दोनों की लाशें लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। हमें पूरा यकीन है, जिंगारा मुस्कुराया। तुम ऐसा कर सकते हो। फिर क्यों मुझे इस तरह निकाला जा रहा है? बशीर बुरी तरह उत्तेजित था। वैसे भी ये सब गैंग की प्रतिष्ठा के विपरीत है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी मेंबर को दुश्मन के डर से पलायन करने के लिए नहीं कहा गया, हमेशा मुकाबला करने का मौका दिया गया। फिर मुझे? नहीं बशीर, दुश्मन से डर कर कुछ नहीं किया जा रहा, जिंगारा ने उसे समझा, बल्कि दुश्मन को उसकी चुनौती का जवाब दिया जा रहा है। कैसा जवाब है ये? उन्होंने तुम्हें पनडुब्बी तक ना पहुंचने देने की चुनौती दी है, और हमें साबित करना है कि हम तुम्हें सुरक्षित पनडुब्बी तक पहुंचा देंगे। फिलहाल लड़ाई इसी मोर्चे पर है। ऐसा है तो ऐसा ही सही जिंगारा साहब। मैं अकेला पनडुब्बी पर पहुंचकर दिखा सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इस वैन की, इन गार्ड्स की। अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या वह दुश्मन इससे भी ज़्यादा करारी मात नहीं होगी? हम तुम्हारे हौसले और बहादुरी के दाद देते हैं, वादा करते हैं, एक बार पनडुब्बी पर भेजने के बाद तुरंत वापस बुला लिया जाएगा तुम्हें, और उनसे निपटने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल काम वैसे ही होगा जैसे योजना बनाई जा चुकी है। कोई भी फेरबदल किया गया तो उन्हें यह भ्रम हो जाएगा कि योजना में तब्दीली उनके खौफ से की गई है। कहना बशीर अब भी बहुत कुछ चाहता था, परंतु कह ना सका, क्योंकि उससे पहले ही चिंगारा उसके सामने से हटकर भदौरिया की तरफ बढ़ चुका था। बशीर समझ गया, चिंगारा उसकी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहे जो कहता रहे, होगा वही जो चिंगारा ने तय कर लिया है।
भदौरिया के नज़दीक पहुंचकर उसने होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, वही हुआ ना जो मैंने कहा था। तुम मोबाइल पर उनसे बात कर चुके हो और वे बता चुके हैं वैन पर हमला करने का कोई प्लान नहीं बना सके। मेरे ख्याल से वो झूठा है, 100%। मुझे नहीं लगता। तुम्हारे दिमाग से गलतफहमी निकालने के लिए मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ भदौरिया, वे पूरी योजना बना चुके हैं। योजना भी ऐसी कि गैंग अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद बशीर को नहीं बचा सकता था। तहे दिल से तारीफ करनी होगी उनकी। क्या कह रहे हैं आप? वे वैन को रेलवे फाटक पर रोककर उसमें आग लगा देने वाले हैं। भदौरिया हैरत से मुंह फाड़े उसकी तरफ देखता रह गया। अब बोलो, अगर मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे रहता तो क्या बशीर के साथ साथ गार्ड्स को भी तंदूरी मुर्गे बनने से रोक सकता था? नहीं भदौरिया, हरगिज़ नहीं। उन्होंने प्लान ही ऐसा बना रखा है कि हमारी तरफ से मदद पहुंचने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका होता। लेकिन आपको पता कैसे लगा? रखने पड़ते हैं भदौरिया, रखने पड़ते हैं ऐसे जुगाड़। गर्वीले सर में चिंगारा कहता चला गया। ना रखें और तुम्हारी तरह चलें तो एक दिन इंचार्ज ना रहें शाखा के। मगर पता तो चले आखिर। उसे छोड़ो भदौरिया, तुम्हारे लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि दुश्मन करारी मात खाने वाले हैं। ऐसी चाल सोची है मैंने कि भौचक्के रह जाएंगे पट्टे। अगला दृश्य। अरे वैन इधर कहाँ मोड़ ली गोवर्धन? मोखले पर तैनात गार्ड चौका। हमें तो फाटक वाले रास्ते से जाना था। ये रास्ता तो फ्लाईओवर की तरफ जाता है। वैन ड्राइव करता गोवर्धन ठहाका लगा कर हंसा। बोला, हमें इधर से ही जाना है गबरू। क्या बक रहे हो? मोखले से झांकता गबरू नामक गार्ड गुर्रा है। जिंगारा साहब ने कहा था रेलवे फाटक वाले रास्ते से बंदर का पहुंचना है। उन्हीं जंगारा साहब ने आखिरी समय मेरे कान में मंत्र फूका था कि गोवर्धन तुम्हें इसी रास्ते से बंदरगाह पहुंचना है। क्या हुआ गबरू, लफड़ा क्या है? यह आवाज़ किसी दूसरे गार्ड की थी। गबरू ने कहा, पता नहीं क्या चक्कर है। जंगारा साहब ने कहा था वैन फाटक वाले रास्ते से जाएगी। ये फ्लाईओवर की तरफ जा रहा है। कहता है जंगारा साहब ने आखिरी समय में रूट बदल दिया था। मुझे तो लगता है गोवर्धन दुश्मन के हाथों बिक गया। क्यों बे? दूसरे गार्ड की आवाज़। क्या हरकत है ये? हरकत कुछ नहीं दोस्तों, जंगारा साहब मुझे सब कुछ बता चुके हैं। वैन ड्राइव करते हुए गोवर्धन ने मस्ती में कहा, दुश्मन ने फाटक पर वैन में आग लगाने का प्लान बना रखा है। जिंगारा साहब ने उनके प्लान को चौपट करने के लिए रूट बदलवा दिया। ये झूठ है, हो ही नहीं सकता ऐसा। पिछले हिस्से से तीसरे गार्ड की गुस्से वाली आवाज़ उभरी। दुश्मन ने अगर ऐसा प्लान बना भी रखा होता तो चिंगारा साहब कन्नी काट कर निकल जाने का ऑर्डर देने वाले नहीं है। वे तो तलाश में रहते हैं ऐसे मौके की। यकीनन वो ये कहते हैं कि अब तो हर हाल में फाटक से निकलना है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर निकलना है। गोवर्धन बोला, उनका मुंह तोड़ने का इंतज़ाम जंगारा साहब ने कर दिया है, मगर वो हमें नहीं, फाटक की तरफ भेजी गई दूसरी टुकड़ी को करना है। हमारा काम है बशीर मियाँ को सुरक्षित बंदरगाह पहुँचाना। कैसे माने सच यही है? मोबाइल है तुम्हारे पास? जंगारा साहब से बात कर लो, यही ठीक रहेगा। इस आवाज़ के बाद पिछले हिस्से में खामोशी छा गई। गोवर्धन समझ गया मोबाइल पर जंगारा का नंबर मिलाया जा रहा होगा। होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए वो वैन ड्राइव करता रहा। वैन शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुकी थी। वहां केवल हैवी ट्रैफिक था, काफ़ी कम। पिछले हिस्से से मोबाइल पर बात करने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद एक गार्ड ने दूसरे से कहा, गोवर्धन ठीक कह रहा है। फिर मोखले पर चेहरा अड़ाकर कहा गया, सॉरी यार। वो तो ठीक है, गोवर्धन थोड़ा चौंकता हुआ बोला, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? कबरू ने पूछा। काफ़ी देर से महसूस कर रहा हूँ सड़क पर सामने की तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है। 2 मिनट से तो एक भी वाहन नहीं आया। क्या मतलब हुआ इसका? पीछे भी कोई नहीं है, दूर दूर तक हम अकेले हैं सड़क पर। ज़रूर कुछ चक्कर है, गबरू चिल्लाए। रफ्तार बढ़ा। गोवर्धन का पैर एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाता चला गया। पिछले कक्ष में किसी ने कहा, क्या जंगारा साहब को रिपोर्ट दूँ? क्या यार, जरा जरा सी बात पर रिपोर्ट देने की बात करने लगते हो। दूसरा बोला, गर्म हो जाएंगे जंगारा साहब, हम क्या धार देने के लिए वैन के साथ हैं? गोवर्धन ने तेजी से एक मोड़ काटा और दांतों पर दांत जमाकर पूरी ताकत से ब्रेक पैडल पर खड़ा होने पर मजबूर हो गया। सड़क पर दृश्य ऐसा था। अचानक ब्रेक लगने के कारण वैन को ज़बरदस्त झटका लगा। पीछे से किसी ने कहा, क्या हुआ? गोमती। ब्रेक पैडल पर खड़े गोवर्धन के मुंह से निकला। गबरू ने पूछा, कौन गोमती? मेरी पत्नी। गोवर्धन के कहने तक वैन सड़क पर जाम हो चुकी थी। आंखें फाड़े वो अपनी पत्नी को देख रहा था, उसे जो बुरी तरह जख्मी थी, लहूलुहान। सड़क के बीचों बीच लहराती हुई वो अपने दोनों हाथ हवा में उठा उसे रोकने का इशारा कर रही थी और फिर घूमती सड़क पर गिर पड़ी। ऐसी गिरी कि उठी ही नहीं, कदाचित बेहोश हो गई थी वो। इस दृश्य को अकेले गोवर्धन ने नहीं बल्कि मोखले से विंड स्क्रीन के पास झांक रहे गबरू ने भी देखा। चिल्लाया, रुको मत गोवर्धन, दौड़ा दे वैन। वो मेरी पत्नी है यार, तभी तो कहता हूँ ये दुश्मन का खेल है, हमें नहीं फंसना इसमें, निकल। मगर सड़क इतनी चौड़ी नहीं कि उसे बचाकर निकाला जा सके, और भला गोमती को कुचलता कैसे निकल सकता हूँ मैं? कहने के साथ उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला। गबरू जी का, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है गोवर्धन? मैं अभी आया, कहकर वह सड़क पर कूद गया। अबे रुक जा, बाहर खतरा हो सकता है।
गबरू चिल्लाता रह गया। या तो उसकी आवाज़ गोवर्धन तक पहुंची नहीं, पहुंची भी तो उसने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने का होश ही कहाँ था उसे। भावनाओं में इस कदर बहा कि सड़क के बीचों बीच पड़ी खून से लथपथ गोमती की तरफ दौड़ता चला गया। क्या हो रहा है बाहर? वो गार्ड चीखा जो सड़क का दृश्य नहीं देख सकता था। मोखले से चेहरा सटाए गबरू ने कहा, बेवकूफ़ी कर रहा है गोवर्धन। धाएं! अज्ञात दिशा से गोली चली। गोमती के जिस्म के पास पहुंच चुके गोवर्धन को लुढ़क कर सड़क पर गिरते देखा गबरू ने। वो मर गया है शायद। गबरू मानो आंखों देखा हाल बयान कर रहा था। क्या हमें बाहर निकलना चाहिए? एक गार्ड ने पूछा। दुश्मन की दिशा पता नहीं लग रही। गबरू ने कहा ही था कि धम! ये आवाज़ वैन की छत से आई थी। एक साथ अनेक गार्डों के मुंह से निकला। वो छत पर है, शायद पेड़ से कूदा है। दूसरे ने कहा, बाहर निकलो, पिछा दो साले को। ये बेवकूफ़ी होगी। मुमकिन है इधर उधर उसके और साथी छुपे हों। तो क्या करें? सारे छेद खोल लो, नज़र रखो चारों तरफ। पहले पता लगना चाहिए कि वे कहाँ कहाँ और कितने हैं। अंदर हड़बड़ाहट फैली हुई थी जबकि वैन की छत पर कूद चुके गौरव ने धुआं उगलती रिवॉल्वर वापस जेब में ठूसी और तेजी से खुले हुए ड्राइविंग डोर में पैर लटका दिया। उस वक्त वह ड्राइविंग कक्ष में आने के लिए हवा में झूल रहा था कि पिछले हिस्से से मोकले के ढक्कन से एक आवाज़ निकलकर कानों में पड़ी। वो ड्राइविंग कक्ष में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। शूट कर दे, दूसरे ने कहा। मोकले से AK-47 की नाल ड्राइविंग कक्ष में झांकने लगी। उसे देखकर पसीने छूट गए गौरव के। अभी हवा में ही लटका हुआ था वो। बहुत ध्यान से सिचुएशन रीड की। मोखला पार्टीशन दीवार के ठीक बीचों बीच था। ड्राइविंग सीट दाईं तरफ। AK-47 की नाल ड्राइविंग कक्ष में झांक जरूर रही थी, परंतु ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को निशाना नहीं बना सकती थी। उसका निशाना अपने ठीक सामने वाली विंड स्क्रीन पर था। मोखला इतना छोटा था कि नाल को दाएं बाएं घुमाने की कोशिश भी की जाती तो ड्राइवर को शूट करने का कोण नहीं बनता था। गौरव के होठों पर मुस्कान फैल गई। आहिस्ता से सरकता हुआ ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। वह कक्ष में पहुंच चुका है। इन शब्दों के साथ नाल को मोड़ने की कोशिश की गई। गोली चला, किसी दूसरे ने कहा। गबरू का झुंझलाहट भरा सर। मोखला इतना छोटा है कि निशाने पर नहीं आ रहा। आऊँगा भी नहीं दोस्त, गौरव आराम से ड्राइविंग सीट पर बैठता बोला। अक्सर होता है ऐसा। अपनी सुरक्षा के लिए फैलाए गए जाल में आदमी खुद फंस जाता है। सामने आ साले, हिम्मत है तो सामने आ। गबरू ने दांत भींच कर कहा। इतनी हिम्मत नहीं है दोस्त, पीछे मौजूद कोई गार्ड चीखा। पिछला दरवाज़ा खोल यार, हम देखते हैं साले को। ऐसी बेवकूफ़ी मत कर बैठना जीजा जी, गौरव ने पूरी मस्ती के मूड में कहा। 10-5 नहीं, सैकड़ों हथियारबंद पुलिस वाले छुपे हैं वैन के चारों तरफ। भून कर रख देंगे सबको। पकड़ा है साला, मुझे तो कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। गौरव ने वैन स्टार्ट कर दी। जल्दी करो, कोई चीखा। बाहर से घेरो उसे, वहाँ कोई नहीं है। गौरव ने जानबूझकर वैन आगे नहीं बढ़ाई। पिछला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उभरी। कुछ गार्ड सड़क पर भी कूदे। क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? एक चीखा। बाहर से भी उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। ड्राइविंग डोर कक्ष की तरफ से बंद हो चुका है वो। कोई चिल्लाया, बाहर कोई नहीं है, झूठ बोल रहा था वो। उधर अफरा तफरी मची हुई थी। इधर गौरव ड्राइविंग सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे वही सब हो रहा था वो जब वो चाहता था। तभी किसी ने बाहर से ड्राइविंग डोर पर जोर से गन की बट मारी। गौरव की मुस्कान गहरी हो गई। एक AK-47 धारी विंड स्क्रीन के सामने नजर आया। बहुत उत्तेजित था वो। जाने क्या शरारत सूझी गौरव की कि उसे जीप निकाल कर चिढ़ाया। गाड़ी ये जानने बूझने के बावजूद विंड स्क्रीन पर बट से वार करने लगा कि वो टूटने वाली नहीं है। उनकी हड़बड़ाहट का मजा लूटते गौरव ने वैन बैक गियर में डाली और इतनी तेजी से बैक की कि शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। पीछे से एक चीख उभरी। ऐसा लगा जैसे वैन के दाएं पिछले टायर ने किसी को कुचल दिया। क्या कर रहे हो बेवकूफ़ो? गौरव पहचान गया, यह आवाज़ बशीर की थी। भला बाहर की तरफ से ड्राइविंग कक्ष में बैठे आदमी को कैसे काबू किया जा सकता है? अंदर बुलाओ सबको, दरवाज़ा बंद कर लो। मगर गौरव ने तेजी से स्टेयरिंग काटा। वैन सड़क पर तिरछी हो गई। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए रुकी वो। अगले पल फर्स्ट गियर में डालकर तेजी से आगे बढ़ी। सड़क क्योंकि कम चौड़ी थी अतः अगले टायर जैसे ही उसके किनारे पर पहुंचे गौरव ने ब्रेक लगाए। पुनः बैक गियर डाला, बैक की ओर, फिर स्टेयरिंग काटते हुए फर्स्ट गियर में डालकर आगे बढ़ा दी। अब वैन उसी दिशा में वापस दौड़ रही थी जिधर से आई थी। वैन को बैक करने के अपने मिशन के दरमियान उसने 3 गार्डों को सड़क पर देखा था। एक वैन के टायर की चपेट में आकर मारा जा चुका था। बशीर की आवाज़ पुनः उभरी। दरवाज़ा बंद करो मूर्खो, जल्दी! लेकिन वे बाहर रह गए, किसी ने कहा। रफ्तार तेज हो चुकी है, अब वे वैन तक नहीं पहुंच सकते। धाड़ से पिछला दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ड्राइविंग कक्ष में आई। गौरव उस वक्त वैन को 60 की स्पीड पर दौड़ा रहा था। मोकले से झांक रही गन से झुंझलाहट में अंधाधुंध फायरिंग की गई। सभी गोलियां विंड स्क्रीन से टकराकर शहीद हो गईं। ड्राइविंग करते गौरव ने कहा, जिंदा बचे तो गोलियां बर्बाद करने के इल्ज़ाम में काफ़ी गालियां खानी पड़ेंगी तुम्हें। हरामजादे कुत्ते, गबरू गुर्रा है। वैन रोक। क्या बेवकूफ़ी है गबरू? बशीर की आवाज़। इस तरह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आप कमरे में जाएं सर, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लें।
जंगारा साहब ने यही कहा था, चाहे जो होता रहे आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना है। सबके सब गधे हो तुम। बशीर भन्नाया हुआ था। खुद को नहीं बचा सकते तो मेरी हिफाजत क्या करोगे? एक अपनी बेवकूफ़ी से मारा जा चुका है, 3 वहीं रह गए, बाकी बचे 6। गौरव ने ऊंची आवाज़ में कहा, और साथ में तुम हो। हरामजादे। बशीर की दहाड़। छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ने वाला तो अब मैं तुझे नहीं हूँ बशीर पहलवान। बहुत मर्डर किए हैं मैंने अपनी लाइफ में, मगर इतनी मेहनत कभी किसी एक मर्डर के लिए नहीं की। बहरहाल तू हत्यारा है मेरा। दुनिया का वो पहला शख्स जो उसी के हाथों मारा जाएगा जिसे उसने कत्ल किया। अबे तू क्या मारेगा मुझे, मैं ही तुझे। शब्द यूं गुड़मुड़ होगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। साथ ही एक आवाज़ गौरव के कानों में टकराई, प्लीज़ प्लीज़ सर, आप कमरे में चलिए। छुपा लो साले को। गौरव क्या उठा। छुपा लो 7 तालों में, लेकिन बचेगा नहीं। पीछे से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कुछ लोग एक आदमी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। पुनः एक आवाज़, गबरू। जंगारा साहब को फ़ोन लगा। तू लगा, गबरू ने कहा। सारी सिचुएशन बताओ उन्हें। पिछले हिस्से में खामोशी छा गई। गौरव समझ सकता था कि जंगारा से संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही होगी, मगर इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी उसे। ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो जानता था इस स्टेज पर यही होना है। दांतों पर दांत जमाए वो वैन की स्पीड बढ़ाता चला गया। मोड़ काटने के बाद एक बस नजर आई। सड़क के बीचों बीच खड़ी थी वो। अगला हिस्सा विपरीत दिशा में था। गौरव को उसका पिछला हिस्सा नजर आ रहा था, बल्कि यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पीछे की तरफ से बस अंदर तक पूरी नजर आ रही थी। एक भी सीट नहीं थी उसमें। सड़क और पिछले हिस्से के बीच रैंप जैसा मजबूत ढलवां रास्ता बना हुआ था, और उसके नज़दीक सड़क के किनारे खड़ी थी त्रिवेणी। जाहिर था यह सारा इंतज़ाम उसी ने किया था। गौरव वैन को तेज़ी से और तेज़ी से बस की तरफ दौड़ाता ले गया, और फिर इतना तेज झटका लगा कि यकीनन पिछले हिस्से में मौजूद सभी गार्ड गिर गए होंगे। यह झटका वैन के रैंप पर चढ़ने के कारण लगा था। गौरव को पिछले हिस्से से गार्ड्स की चीखें सुनाई थी। दूसरा झटका तब लगा जब अन्य किसी बात पर ध्यान न देते हुए गौरव ने जोर से ब्रेक मारे। भरपूर ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद वैन का अगला हिस्सा बस की उस पार्टीशन दीवार से टकराया जो चालक कक्ष और बाकी हिस्से को अलग करने के लिए बनाया गया था। इस बात का बना हुआ इतना मजबूत पार्टीशन था कि वैन की टक्कर लगने पर थोड़ा मुड़ कर रह गया। वैन भी टक्कर लगने सॉरी वैसे भी टक्कर लगने तक वैन की रफ्तार काफ़ी कम हो चुकी थी। कोई खिड़की नहीं थी बस में। एकमात्र वह एक बड़ा सा दरवाज़ा था जिसके खुला होने के कारण बस का पूरा पिछला भाग ओपन था। वैन उसी हिस्से से बस के अंदर पहुंची थी। जैसे सब कुछ पूर्व निर्धारित था। वैन के बस में घुसते ही त्रिवेणी झपटी। फोल्डिंग रैंप उठाया और बस के मुकम्मल पिछले हिस्से पर फिक्स कर दिया। अब वैन चारों तरफ से बंद बस के अंदर थी। उधर त्रिवेणी ने पिछला हिस्सा बाहर से बंद किया। इधर गौरव ने वैन का बैक गियर डाला। बहुत स्लो स्पीड में उसे पीछे सरकाया। वैन का पिछला हिस्सा बस की पिछली बॉडी से टच हो गया। अब वैन का पिछला दरवाज़ा खोलने की जगह ही नहीं थी, अर्थात गार्ड्स अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते थे। इतना काम करके गौरव ने ऐसी सांस ली जैसे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर तेन सिंह और हिलेरी ने ली होगी। पिछले हिस्से से लगातार एक गार्ड के चीखने की आवाज़ आ रही थी। अपने मिशन के दरमियान गौरव ने उस आवाज़ पर लेश मात्र भी ध्यान नहीं दिया। अब दिया तो उसे ज़ोर ज़ोर से चीखते पाया। वैन किसी बस के अंदर है सर। हमारे चारों तरफ अंधेरी ही अंधेरा है। शायद दूसरी तरफ से पूछा गया कि इस वक्त वे कहाँ हैं। तो इधर से कहा गया, अभी तो कर्जन रोड पर है सर, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी देर में बस स्टार्ट होगी। वो किधर से गुजर रही है, कहाँ पहुँच रही है, कुछ नहीं बता सकेंगे। तभी बस स्टार्ट हुई, आगे बढ़ी। अगला दृश्य। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जंगारा मोबाइल पर चीख रहा था। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ पहले धीमी पड़ी, फिर डूबती चली गई। एक्सचेंज से बार बार एक ही वाक्य कहा जाने लगा, जो नंबर आपने मिलाया है या तो वो ऑफ है अथवा रेंज से बाहर है। ओह शिट। झुंझलाकर कहने के साथ जंगारा ने मोबाइल ऑफ कर दिया। भदौरिया ने पूछा, क्या हुआ? पलटकर जब पहली बार उसने भदौरिया को देखा तो असफलता के कारण चेहरा तमतमा रहा था, मगर गजब की तेज़ी के साथ खुद को नियंत्रित किया उसने। रेखा से बारीक होठों पर मुस्कान बिखेरता बोला, मानना पड़ेगा, बेहद चालाक है वे। कौन? जो वैन को बे बस में बंद करके किसी ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा। यानी फ़िलहाल तुम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? कोशिश करता हूँ। कहने के साथ जिंगारा अपनी मेज़ की तरफ बढ़ा। इंटरकॉम का रिसीवर उठाया, 5 नंबर दबाया और संबंध स्थापित होने पर बोला, धनखड़, हमारे आदमी पूरे शहर और शहर के बाहरी इलाके में वैन को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे लगता नहीं सड़क मार्ग से उन्हें तलाश किया जा सकेगा। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? पूछा गया। हेलीकॉप्टर लेकर निकल पड़ो। मेरे ख्याल से वे शहर के दक्षिणी इलाके के बाहर फैले घने जंगल में कहीं होने चाहिए। पता लगते ही खबर दो। ओके सर। जिंगारा ने रिसीवर वापस रखा। कहा, फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में नहीं आई सर। आखिर ये सब कर कैसे सके? ये बात कैसे पता लगी कि वैन फ्लाईओवर की तरफ से जाएगी?
ये बात उन्हें पता नहीं लगी भदौरिया, बल्कि बल्कि वैन उस तरफ भेजी उन्होंने थी। उन्होंने? भदौरिया उछल पड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या ये कहना चाहते हैं गोवर्धन बिक गया था? उनके निर्देश पर काम कर रहा था? नहीं, गोवर्धन नहीं, मैं काम कर रहा था उनके निर्देश पर। आप ये कैसे हो सकता है सर? ये सच है भदौरिया। तुम जानते हो सच चाहे जितना कड़वा उसे कबूल करने में मैंने कभी कंजूसी नहीं की। गंभीर सर में चिंगारा कहता चला गया। दरअसल वे दोनों शैतान मेरे दिमाग में घुस घुस बैठे थे। आपके दिमाग में? क्या कह रहे हैं सर? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यह काम उन्होंने मेरे ही एक प्यादे के ज़रिए किया। रोंगटे खड़े हो गए भदौरिया के। लगा कहीं मेरी ही तरफ तो नहीं है इसका इशारा, कहीं मुझ पर ही तो शक नहीं कर रही है। अंदर की भावना इन लफ्ज़ों में बाहर निकली। मुझे तो आपने कुछ बताया नहीं था सर। मुझे तो आखिरी वक्त तक यही मालूम था कि वैन फाटक वाले रास्ते से गुजरेगी। हल्की सी मुस्कान उभर आई चिंगारा के होठों पर। बोला, बेकार परेशान हो रहे हो भदौरिया, मेरा इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है। फिर किसके ज़रिए वे आपके दिमाग में घुस बैठे? उसी के ज़रिए जिसने मुझे खबर दी थी कि वे फाटक पर वैन को जलाने वाले हैं। जिसके बारे में मेरे पूछने पर आपने कहा था रखने पड़ते हैं भदौरिया, रखने पड़ते हैं ऐसे जुगाड़। हाँ, उसी जुगाड़ के ज़रिए वे मात देने में कामयाब हो गए। अब क्या? भदौरिया के लहजे में बहुत हल्का सा व्यंग था। मैं आपके उस जुगाड़ के बारे में जान सकता हूँ? डगलस? वो रॉ का स्थानीय चीफ? भदौरिया बुरी तरह चौंका। बहुत पहले से, कृपाल का मर्डर होने से भी पहले से वो हमारे लिए काम कर रहा है। जंगारा कहता चला गया। उनकी एक एक एक्टिविटी की खबर दे रहा था। और आपने उससे रूट चेंज करने के बारे में कह दिया? नहीं, अपने फैसले में प्यादों को नहीं बताया करता। फिर कैसे पता लग गया उन्हें? क्योंकि वे जान गए थे डगलस मुझे सूचनाएं दे रहा है। मतलब? इसलिए तारीफ करनी पड़ रही है उनकी। आम आदमी होते तो डगलस का भेद जानते ही उसे पकड़ते, मारते, पीटते, अथवा टॉर्चर करते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि उल्टा ये किया कि मुझे डगलस तक को इल्म नहीं होने दिया। अपनी खबरें उसके ज़रिए मुझ तक पहुंचने दी। गौर किया जाए तो उनमें से कोई खबर ऐसी नहीं थी जिससे मुझे फ़ायदा या उन्हें नुकसान हुआ, बल्कि अंतिम खबर पहुंचाकर उन्होंने ही ज़बरदस्त लाभ उठा लिया। वैन को काबू करने का प्लान उसके साथ इस माहौल में डिस्कस किया कि डगलस उसे ही सच्चाई मान बैठा। मुझे खबर दी, यही वे चाहते थे। सवाल यह है वे कैसे जान गए कि डगलस की रिपोर्ट के बाद आप रूट चेंज कर देंगे? और क्या करता मैं? जी, समझने की कोशिश करो भदौरिया। यही कर सकता था। स्वाभाविक, मेरा यही करना था। भदौरिया चुप रह गया। जिंगारा कहता चला गया। डगलस के ज़रिए अपने झूठे प्लान की खबर पहुंचाकर उन्होंने मुझसे रूट चेंज करने का स्वाभाविक फैसला लिखा डाला। ऐसा करने के लिए डगलस से केवल बातें ही नहीं की उन्होंने, बल्कि नकली प्लान को अमली जामा पहनाते भी नजर आए। रात ही रात में 3 पेट्रोल टैंकरों का इंतजाम किया। सुबह होने पर दोराहे पर 2 पुलिसमैन भी खड़े कर दिए जो फाटक तरफ जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे थे। फाटक भी बंद किया और वह मालगाड़ी भी खड़ी की गई। मतलब अपनी एक्टिविटी से दर्शाते ये रहे कि वह किया जाने वाला है जो डगलस के सामने तय हुआ था, जबकि असल में करना वह था जो हुआ है। गेम उन्होंने भी यही खेला और मैंने भी। आपने भी। मेरे प्लान के मुताबिक गैंग के 4 गनमैन मालगाड़ी के उस डिब्बे में छिप चुके थे जो ठीक फाटक के सामने था। उनका काम था 10:30 बजे फाटक के पार खड़े 3 पेट्रोल टैंकरों पर अंधाधुंध फायरिंग करना, ताकि उनकी होली जल सके। इधर तब तक उन बदले हुए रूट के जरिए शहर से बाहर निकल चुकी होती। मगर उधर टैंकर फाटक पर नहीं पहुंचे, इधर वैन पर हुए हमले की सूचना मिली। उस क्षण इल्म हुआ मैं बाजी हार चुका हूँ। फाटक पर खड़ी गाड़ी और ट्रैफिक डाइवर्ट करते पुलिस मैन धोखा थे। असल प्लान उसी रूट पर अमल होना था जिससे मेरे दिमाग में घुसकर उन्होंने वैन को भेजा। और वो प्लान भी ऐसा बनाया कि गार्ड्स कुछ ना कर सके। पूरी वैन ही ले उड़े पट्टे। वो वैन जिसे मैं बेहद सुरक्षित समझता था, जिसके बारे में सुनकर तुमने कहा था कोई बेवकूफ़ी बशीर की चाह में वैन के आसपास भटक सकता है। वैन के बारे में सुनकर लगा तो यही था सर। भदौरिया को कहना पड़ा। अगर आपकी नीति के मुताबिक दुश्मन के बारे में बेबाक राय दूँ तो वो ये है कि कमाल कर दिखाया उन्होंने। कम से कम अब उनका पूरा प्लान ओपन है। एक तरफ ये दर्शाकर मुझे भ्रम जाल में फंसाए रहे कि फाटक पर वैन की होली जलाई जाने वाली है। दूसरी तरफ असल प्लान यानी वैन को किडनैप करने के मिशन पर काम करते रहे। इसके लिए उन्होंने विशेष बस का इंतज़ाम किया। गोमती को पकड़ा ताकि गोवर्धन को उसे जख्मी दिखाकर वैन से बाहर निकाल सके। मगर आश्चर्यजनक बात यह है कि वे गोमती तक पहुंच कैसे गए? मतलब अगर गोवर्धन गोमती को उस हालत में ना देखता तो क्या वैन को रोकता? हरगिज़ नहीं। जाहिर है वे जानते थे अपनी पत्नी को उस हाल में देखने के बाद गोवर्धन आपे में नहीं रहेगा। भावुक को उठेगा और दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ेगा। ना जानते होते तो ये तरकीब ही क्यों इस्तेमाल करते? वे कैसे जानते थे वैन को गोवर्धन ड्राइव कर रहा है? आप भूल रहे हैं सर। कृपाल हम लोगों के बीच रह चुका है। वो तभी से जानता है हमारे ग्रुप का सबसे बेहतरीन ड्राइवर गोवर्धन है। निश्चय ही उसने अनुमान लगा लिया होगा। ऐसे संवेदनशील समय में वैन ड्राइव करने का काम आप सबसे बेहतरीन ड्राइवर को ही सौंपेंगे।
चलो मान लिया, उसने ये अनुमान लगा लिया होगा, परंतु कृपाल सिंह गोवर्धन को जानता था, उसकी फैमिली को नहीं। रात ही रात में गोवर्धन का घर कैसे पता लगा लिया कृपाल ने? आपका क्या अनुमान है? हमारे ग्रुप में उनका इन्फॉर्मर है। मारे हैरत के भदौरिया की आंखें फट पड़ी। मुंह से निकला, क्या ऐसा हो सकता है तो अविश्वसनीय सी बात, क्योंकि ना तो आज तक किसी ने गैंग से गद्दारी करने की हिम्मत की है, ना ही किसी में इतना साहस हो सकता है, परंतु गड़बड़ सामने। गोवर्धन के बारे में इतनी डीप जानकारी उन्हें गैंग के ही किसी आदमी से मिल सकती है। गैंग के लोगों को भी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी कहाँ होती है सर? यहीं। इस शब्द पर जोर देने के बाद जिंगारा ने कहा, यही कहना है मेरा भी। बाबा खान ने गैंग का ढांचा बनाया ही कुछ इस तरह है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता। सब अपने काम से काम रखते हैं, न एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, ना ही जानने की कोशिश करते हैं। फैमिली रिलेशन तो किन्हीं दो एजेंटों के बीच क्रिएट ही नहीं होने दिए जाते। फिर वो कौन है जिसने उन्हें बताया कि वे किस तरकीब से वैन का दरवाज़ा खुलवा सकते हैं? भदौरिया को कहने के लिए कुछ नहीं सूझा। खैर, जिंगाड़ा बड़बड़ाया, वैसे जैसे भी हो, इस शख्स का पता लगाना होगा, क्योंकि ऐसा शख्स दुखदाई साबित हो सकता है। मगर फ़िलहाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बशीर को बचाना है। क्या? भदौरिया चौंका। क्या आप भी बशीर को बचा सकते हैं? क्यों नहीं, इस कदर उनके चंगुल में फंसने के बावजूद? अभी सिर्फ वैन उनके हाथ लगी है भदौरिया, बशीर नहीं। बशीर वैन के अंदर है, उस वैन के अंदर जिसकी खूबियाँ तुम भूले नहीं होगे। त्रिवेणी और कृपाल ही नहीं, सारा सरकारी तंत्र भी सर खपा ले तो कोई वैन के अंदर नहीं पहुंच सकता। बशीर अंदर वाले कमरे में, बाहर वाली गैलरी में गार्ड्स। वे ही बेवकूफ़ी ना कर बैठे तो कोई ख़तरा नहीं है। उनकी बेवकूफ़ी से क्या मतलब? अगर मोबाइल नेटवर्क से बाहर ना होते तो मैं उन्हें किसी हालत में दरवाज़ा खोलकर बाहर ना निकलने की सलाह देता। लेकिन कब तक सर? बहरहाल भूख प्यास भी लगेगी उन्हें। उन्हें हमारी तरफ से मदद मिलने तक का इंतज़ार करना चाहिए। भदौरिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि ट्रांसमीटर भिनभिना उठा। चिंगारा इस तरह झपटा जैसे चीता हिरन पर झपटता है। ट्रांसमीटर ऑन करने के साथ कहा, यस, उनका पता लग गया है सर, दूसरी तरफ से कहा गया। खुशी से झूमते चिंगारा के मुंह से निकला, कहाँ है? अगला दृश्य। एक मिनट, सब चुप हो जाओ, कुछ आवाज़ आ रही है। कहने के साथ एक गार्ड ने उस सुराख पर कान टिका दिया जिस पर तैनात था, और बाहर की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर बाकी गार्डों ने खुले पड़े छेदों से कान सटा दिए। एक चीख पड़ा, हेलीकॉप्टर की आवाज़ है, शायद गैंग के लोग हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चिल्लाया, जिंगारा साहब बहुत देर तक इस कैद में नहीं रहने देंगे। हेलीकॉप्टर को ये बताने के लिए क्या करें कि हम यहाँ हैं? एक ने सलाह दी, हम सब एक साथ अपनी गनों से फायरिंग कर सकते हैं। बेवकूफ़ हो तुम, दूसरा बोला। देख नहीं रहे कि आवाज़ कितनी कम आ रही है? एक तो साली ये बंद वैन, ऊपर से पूरी तरह बंद बस के अंदर कितनी भी गोलियां चलाएं आवाज़ हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंचेगी। उफ! झुंझलाया हुआ गबरू दांत भींच कर क्या उठा। कितने मजबूर हो गए हम, जैसे किसी वॉल्ट में फंस गए। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था वैन वैन बनाते वक्त। कितनी कमियां छूट गई हैं। इससे बड़ी मिस्टेक क्या होगी कि छेद इतना बड़ा नहीं बनाया गया जिससे ड्राइवर को शूट किया जा सके। बुरी तरह झुंझलाए थे वे, कसमसा रहे थे। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट पहले से कुछ ज़्यादा स्पष्ट हुई। सफ़र जारी था, हिचकोले खा रहे थे उनके जिस्म। मेरे ख्याल से इस वक्त बस किसी कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रही है। एक अन्य ने कहा, शायद हम जंगल में। जंगल भी पहाड़ी, दूसरा बोला। तभी 7x7 के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उभरी। एक बोला, बशीर साहब फिर बाहर आ रहे हैं। अंधेरे में माचिस पर तीली रगड़ी जाने की आवाज़ आई। अगले पर फर्र की आवाज़ के साथ तीली जली। उसकी रोशनी में बशीर का चेहरा चमका। सर, आप फिर बाहर आ गए? गबरू ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, प्लीज़ अंदर ही रहें। सिगरेट तो पीने दो यार। कहने के साथ होठ पर लटकी सिगरेट सुलगाई। गबरू बोला, अंदर ही पी लीजिए, वहाँ धुआं भर गया है, साले के निकलने तक का रास्ता नहीं बनाया गया। तो यहीं कौन सा रास्ता है? कम से कम छेद तो हैं यहाँ, ये मोखला तो है। इन्हीं से कितना धुआं बाहर निकल जाएगा सर? आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं। मैंने पहले ही कहा था जंगारा साहब से, मुझे इस मुसीबत में मत फंसाओ। बशीर गार्डों से कई ज़्यादा झुंझलाया हुआ था, मगर वे नहीं माने। चूहा बनाकर रख दिया मुझे। प्लीज़ सर, गबरू ने उसे पुनः अंदर जाने के लिए कहा। चला जाऊंगा यार, जब कोई मुसीबत आएगी चला जाऊंगा। बशीर बनना है। अभी ऐसा कौन सा खतरा है कि मुझे काल कोठरी में बंद रहना पड़े? आप समझ नहीं रहे सर, झंगारा साहब का हुक्म। और धाएँ! एक गोली चली। गबरू के हलक से चीख निकल गई। गोली ड्राइविंग कक्ष से चलाई गई थी, जो मोखले के सामने खड़े गबरू की पीठ पर लगी। इसके बावजूद गिरने से पूर्व बशीर को कमरे में ढकेलता गबरू चीखा, प्लीज़ सर, दरवाज़ा बंद कर लो। भन्नाया हुआ एक गार्ड अपनी गन की नाल मोखले में डालता गुर्राया, हरामजादे, कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। ड्राइविंग कक्ष की तरफ से गौरव के हंसने की आवाज़ आई। दिल खोलकर हंसने के बाद कहा गया, कैसी रही दोस्तों? अब समझ में आया होगा मोखले के सामने आना तुम्हारे लिए भी दुखदाई हो सकता है। गबरू, गबरू, एक आवाज़, अरे ये तो मर गया। ठागा लगा उठा गौरव, बोला,
देखना यह है कि इसकी लाश से उठने वाली सड़ांग को तुम कब तक झेल सकते हो। गुस्से में गन से गोलियां चलाई गईं। सब व्यर्थ। गौरव उनके सामने नहीं था। हिचकोले बंद हो गए। बस रुक गई थी। गौरव ने ऊंची आवाज़ में पूछा, क्या हुआ त्रिवेणी? हेलीकॉप्टर से सर्च किया जा रहा है। रुकने से फ़ायदा? इस वक्त हम पे एक पेड़ के नीचे हैं। ओह, कहने के साथ गौरव ने रिवॉल्वर जेब में ठूसा। ड्राइविंग डोर खोला और बस के फर्श पर कदम रखा। वैन से बाहर निकलने पर उसे सिर्फ ये ध्यान रखना था कि किसी छेद के सामने ना आ सके। वैन और बस की बॉडी के बीच तीनों तरफ जगह थी। केवल पिछला हिस्सा बस की अंदरूनी दीवार से सटा था ताकि वैन का दरवाज़ा ना खुल सके। गौरव वैन के आगे पहुंचा। वहां गार्ड से कोई खतरा नहीं था। बस की पार्टीशन दीवार में मौजूद दरवाज़ा खोला और उसे वापस करता बंद करता ड्राइविंग कक्ष में आ गया। वहां भरपूर रोशनी थी और हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी साफ आ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठी त्रिवेणी आगे को झुकी हुई विंड स्क्रीन के पार आसमान को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर पेड़ के अलावा कुछ नज़र नहीं आ सका। बस इस वक्त बरगद के घने पेड़ के नीचे खड़ी थी। गौरव ने बोनट के बाईं तरफ वाली सीट पर बैठते हुए कहा, क्यों परेशान हो रही हो? जब हम ही उन्हें नज़र नहीं आ रहे तो वे कैसे नज़र आ जाएंगे? मेरे ख्याल से उन्होंने हमें देख लिया है। क्या? गौरव चौंका। त्रिवेणी मुस्कुराई। एक ही सेंटेंस में हो गई हवा शंट। लेकिन वाकई गौरव की सारी मस्ती काफूर हो गई थी। उन्होंने देख लिया तो केवल ख्याल है मेरा, पक्का नहीं कह सकती। मतलब? पहली बार हेलीकॉप्टर की आवाज़ कानों में पड़ी तो समझ गई हमें ढूंढने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। रफ्तार बढ़ा दी। पेड़ तो खैर हर तरफ थे ही, मगर आसपास ऐसा पेड़ नहीं जो बस जैसी बड़ी चीज़ को कवर कर सकता। यहाँ पहुँचने से पहले हेलीकॉप्टर बस के ठीक ऊपर पहुँच चुका था, इसलिए अगर देख लिया होगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शिकार इतना नज़दीक होने के बावजूद अभी हमसे दूर है। वही जांचने की कोशिश कर रही हूँ। बस उन्हें दिखी है या नहीं? कैसे दिखी होगी तो हेलीकॉप्टर पुष्टि करने पेड़ के ऊपर आना चाहिए। अब गौरव भी विंड स्क्रीन के पार से आसमान को देखने की कोशिश करने लगा। त्रिवेणी ने पूछा, गोला गोलीबारी क्यों हो रही थी तुम्हारे और उनके बीच? मैंने गबरू नाम के गार्ड को मार डाला। कैसे? मोखले के सामने आने की बेवकूफ़ी कर बैठा था और मैं काफ़ी देर से इस ताक में था। ऐसी गलती कैसे हो गई उससे? बशीर की बेवकूफ़ी से मारा गया वो। वह सिगरेट पीने कमरे से बाहर निकला। उसे अंदर भेजने की धुन में गबरू भूल गया कि वो मोकले के सामने है और मुझे मौका मिल गया। वाकई? त्रिवेणी मुस्कुराई। कम से कम सिगरेट पीने वाले का तो ख्याल रखना ही चाहिए था, वैन बनाने वाले को। बेचैन वो अकेला नहीं है। सभी पिंजरे में कैद पक्षियों की तरह फड़फड़ा रहे हैं। जिस वैन को वे सर्वाधिक सुरक्षित समझते थे, सोचते थे उसके अंदर से सारी दुनिया को भून डालेंगे, मगर उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उसी के अंदर जितना लाचार तुमने उन्हें कर दिया, वैसी कल्पना तक नहीं की होगी उन्होंने। बेचारे बंदी बनकर रह गए और जेल है वो वैन जिस पर उन्हें गर्व था। गौरव मुस्कुराया। यानी तुम भी बंदे के दिमाग का लोहा मान गई? लोहा तो पहले से मानती थी, मगर गोवर्धन के बारे में तुमने अब तक नहीं बताया। त्रिवेणी ने कहा, कैसे जानते थे वैन को वही ड्राइव कर रहा होगा? उसका घर त्रिनगर में है और गोमती नामक उसकी एक पत्नी भी है जिससे वह बेइंतहा प्यार करता है। तुम भूल रही हो, अपनी मौत के पहले मैं गैंग का एक हिस्सा था। गौरव कहता चला गया। एकमात्र इसी बेस पर हम इस युद्ध में अपनी जीत की कल्पना कर सकते हैं। यानी तुम उसी समय से गोवर्धन के घर और उसकी बीवी से परिचित थे? कम शब्दों में समझने के लिए धन्यवाद। मगर मैंने सुना है गैंग के मेंबर्स को एक दूसरे की पर्सनल लाइफ से ना मतलब होता है ना जानकारी। बाबा खान की सख्त हिदायत है कि कोई किसी से घरेलू संबंध। मैं सबसे पहले वही काम करता हूँ जिसके लिए मना किया जाए। ये मेरी फितरत में शामिल है। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कोई भी शख्स अपने मातहतों को उसी काम में रहने की सलाह देता है जिस काम के कारण उसे डर हो कि मातहत उस पर हावी हो जाएंगे। अर्थात उस दरमियान मैंने अकेले गोवर्धन से नहीं बल्कि गैंग के कई मेंबर से फैमिली रिलेशन बनाए ताकि वक्त पर काम आ सकें। और देख लो, काम आ गए। युद्ध के दरमियान शायद और रिलेशन भी काम आए। जहाँ तक गोवर्धन का सवाल है, उसके साथ उसके घर पर बैठकर मैंने अनेक बार दारू पी थी। तभी तो 100% यकीन था कि सड़क पर गोमती को जख्मी अवस्था में देखने के बाद वो रुक नहीं सकता। लेकिन ये कैसे मालूम था कि वैन गोवर्धन ही? माना तुम्हारे पास 20 ड्राइवर हैं। मालिक होने के नाते उन सबकी क्षमताओं से भी परिचित होगी तुम। जानती होगी कौन काम चलाऊ, कौन सामान और कौन बेहतरीन ड्राइवर है। बिल्कुल जानती होंगी। सबसे संवेदनशील समय में ड्राइविंग हेतु उनमें से किसे चुनोगे? जाहिर है सबसे बेहतरीन को। इति सिद्धम। गोवर्धन जिंगारा गैंग का सबसे बेहतरीन ड्राइवर था। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट बेहद नज़दीक आ गई। त्रिवेणी ऊपर देखने का प्रयत्न करती बोली, मुझे लगता है ये सारी कामयाबी पर पानी फेर देगा। वाकई? गौरव बड़बड़ाया। ये तो पेड़ के ऊपर ही चक्कर काट रहा है। अगला दृश्य। जंगल में धनखड़ ने ट्रांसमीटर पर कहा, राप्ती नदी के दाईं तरफ। बस इस वक्त एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है और मैं पेड़ के ठीक ऊपर चक्कर काट रहा हूँ। वेरी गुड धनखड़, वेरी गुड।
जंगारा का खुशी में डूबा स्वर। क्या तुम्हारे ख्याल से उन्हें इल्म हो गया है कि तुम उन्हें देख चुके हो? जिस वक्त मेरी नज़र पहली बार बस पर पड़ी उस वक्त वह बस चल रही थी। हेलीकॉप्टर में बैठा धनखड़ रिपोर्ट देने के साथ नीचे भी देख रहा था। वह पेड़ों के झुरमुट के बीच से गुजरती नजर आई। मैंने पीछा किया और फिर बरगद का एक विशाल पेड़ मेरे और उनके बीच आ गया। मैंने चालक से उसी दायरे में रहने के लिए कहा। बस के बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरने का इंतज़ार किया, परंतु वो वहाँ से नहीं निकली। बस को उन्होंने वहीं रोक लिया। सो जाहिर है वो जान गए मेरी नज़र उन पर पड़ चुकी है। क्या इस वक्त वो तुम्हें नज़र आ रही है? पेड़ घना है सर, इसलिए नज़र तो नहीं आ रही, परंतु दावे से कह सकता हूँ कि है वहीं। मैं पेड़ के चारों तरफ चकरा रहा हूँ। निकलेगी तो मेरी नज़र से नहीं बच सकती। ओके धनखड़, तुम उस पर नज़रें गड़ाए रखो। सफ़र शुरू करें तो उनके ऊपर ही रहना। मैं उन्हें खोज रही सारी टीमों को उसी तरफ भेजता हूँ। वे टीमें तुम्हारे हेलीकॉप्टर को फॉलो करती हुई बस के नज़दीक पहुँचेंगी। मेरे ख्याल से सबकी ज़रूरत नहीं है सर। क्यों? मेरे पास हैंड ग्रेनेड का बैग है, बस इजाज़त दीजिए। ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ मत करना धनखड़। वन में मौजूद बशीर वैन में मौजूद बशीर और हमारे गार्ड्स भी खतरे में फंस जाएंगे। तुम सिर्फ नज़र रखो और उनके ठीक ऊपर रहो। बाकी सब ज़मीनी टीमें देख लेंगी। वो देखिए सर, बस पेड़ के नीचे से निकलकर नदी की विपरीत दिशा में दौड़ रही है। अब पक्का हो गया धनखड़। वे समझ चुके हैं तुमने उन्हें देख लिया है। भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ रहो। मैं साथ नहीं सर, मौत बनकर उनके ऊपर मंडरा रहा हूँ। बचकर कहाँ जाएंगे साले। याद रखना, तुम्हें उन पर हमला नहीं करना है। इन शब्दों के साथ दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। धनखड़ ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया, मगर हेडफोन कानों पर ही रहने दिया। बस तेजी के साथ जंगल के बीच से गुजर रही थी। पेड़ों के झुरमुट के कारण वह एक पल के लिए नजर आती, फिर ओझल हो जाती और अगले ही पल पुनः नजर आने लगती। धनखड़ ने ड्राइवर से कहा, उसे फॉलो करने से ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना। अगला दृश्य। हर तरफ गगनचुंबी हरे भरे पहाड़। उनके बीच था ये काफ़ी बड़ा समतल स्थान जहाँ जंगल की हर दिशा से 8 जिप्सियाँ पहुँची। हर जिप्सी में बाबा गैंग के सशस्त्र कमांडोज थे। हेलीकॉप्टर समतल स्थान के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। धनखड़ के अनुसार बस यहीं होनी चाहिए थी, परंतु असल में कहीं नज़र नहीं आई। समतल स्थान पर जिप्सियों ने एक दायरा सा बना लिया। कमांडोज उनकी बैक में पोजीशन ले चुके थे, परंतु दुश्मन सामने न होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। 2 चक्कर लगाने के बाद हेलीकॉप्टर जिप्सियों के दायरे के बीच लैंड हुआ। चालक को इंजन ऑफ करने का हुक्म देता धनखड़ बाहर कूदा। कमांडोज के मुखिया का नाम सुमारू था। वो एक जिप्सी की बैग से निकलकर धनखड़ की तरफ बढ़ा। धनखड़ पहले ही दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। दोनों एक दूसरे के नज़दीक पहुंचे। सुमारू ने कहा, यहाँ तो कहीं बस नज़र नहीं आ रही। मैंने अंतिम बार उसे यहीं देखा है। धनखड़ ने चारों तरफ खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर नज़र डालते हुए कहा, यहाँ के बाद नज़र आनी बंद हो गई थी। नज़र आनी बंद होने से क्या मतलब है? वो बस है, मक्खी मच्छर नहीं। ज़रूर वे चारों तरफ फैले इन पहाड़ों में कहीं है। क्या आप बात कर रहे हैं धनखड़ साहब? क्या आपने उन्हें साफ नहीं देखा? उस तरफ। धनखड़ ने पश्चिम की तरफ उंगली उठाई। इस मैदान से मैंने उन्हें उस तरफ बढ़ते देखा था। उसके बाद नज़र आने बंद हो गए। असल में उन पहाड़ों का कुछ हिस्सा छतरी जैसा, इसलिए ऊपर से नज़र नहीं आए। यानी बस उस तरफ कहीं। सुमारू का वाक्य अधूरा रह गया। असल में वे उस दिशा से दौड़कर चली आ रही अनेक भेड़ और बकरियों को देखकर चौंके थे। दौड़ती हुई भेड़ बकरियां विशाल मैदान में चारों तरफ फैल गईं। घबराई हुई लग रही थी वे। अंदाज ऐसा था जैसे किसी मुसीबत से बचकर भागने की कोशिश कर रही। मैदान में खड़े वाहनों को देखकर कुछ और घबरा गई। वे कई टुकड़ियों में बंटकर भागने लगी थी। हर टुकड़ी की दिशा जिप्सियों के विपरीत थी। मेरे ख्याल से वे उधर ही हैं जिधर से बकरियां मैदान में आई हैं, धनखड़ ने उत्साही स्वर में कहा। शायद बस से डरकर भागी हैं ये। ऐसा ही लगता है। कहने के बाद सुमारू ने अपने हाथ में दबा माइक ऑन किया। अगले पल उसके कूल्हे पर लटक रहे छोटे से लाउड स्पीकर पर आवाज़ गूंजी। सब उस तरफ बढ़े जिधर से बकरियां आई हैं। आदेश होते ही कमांडोज अपनी अपनी जिप्सी पर सवार हुए। जिप्सियां स्टार्ट होकर उस तरफ बढ़ीं। धनखड़ और सुमारू भी नज़दीक से गुजर रही एक जिप्सी पर चढ़ गए। आनन फानन में जिप्सियां मैदान को क्रॉस करके पहाड़ी के नज़दीक पहुंची। सचमुच वे पहाड़ छतरी नुमा थे, अर्थात उनके नीचे मौजूद वस्तु को ऊपर से नहीं देखा जा सकता था। बस वहाँ भी कहीं नज़र नहीं आई। सोमारू के हुक्म पर सभी कमांडोज उन पहाड़ियों में इस तरह बस को तलाश करने लगे जैसे सुई को तलाश किया जा रहा हो। कमाल है, धनखड़ बुदबुदाया। कहाँ गई इतनी बड़ी बस? सोमारू बोला, किसी तरह ये पता लग जाए कि बकरियां थीं कहाँ तो। तभी रट 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 पूरा इलाका गन से चली गोलियों से गूंज उठा। सभी चौंके। उधर से सर, ऊपर से आई आवाज़। कहने के साथ एक कमांडो दाईं तरफ को दौड़ा। बाकी कमांडोज भी उसके पीछे लपके। सोमारू भी उस तरफ दौड़ता बोला, शायद गार्ड्स की भिड़ंत हो गई हो उनसे। यह भी मुमकिन है कि गार्ड्स ने अपनी स्थिति बताने के लिए यूं ही गन चलाई हो। उसके साथ दौड़ते धनखड़ ने अपनी राय दी। जो भी है, हैं वे उधर ही। और फिर वे छतरी नुमा पहाड़ों से गिरे एक ऐसे स्थान पर रुके जिसे किसी विशाल सुरंग का दाना कहा जाए तो मुनासिब होगा।
शेर के खुले जबड़े जैसा वह दहाना इतना बड़ा था कि बस तो बस, डबल डेकर बस भी अंदर चली जाए। ज़रूर वे इसी के अंदर है, सुमारू बड़बड़ाया। बस जैसी बड़ी वस्तु को छुपाने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या मिलेगी। बकरियां भी यहीं से निकलकर भागी थी। धनकड़ का दावे का कारण, सुमारू ने पूछा। दहाने के आसपास पड़ी बकरियों की लीद। वेरी गुड, 100% इसी के अंदर है बस। सोमारू फौरन धनखड़ से सहमत होता उत्साह भरे स्वर में बोला, अंदर चलो, घेर लो उन्हें। 1 मिनट, धनखड़ ने ऊंची आवाज़ में कहकर कमांडोज को रोका और नज़दीक खड़े सुमारू से बोला, हमें अंधों की तरह गुफा में नहीं घुसना चाहिए। पता नहीं ये कितनी लंबी और दुश्मन कहाँ किस पोजीशन में घात लगाए बैठा हो। आगे जाकर अंधेरा भी हो सकता है। अंदर तो जिप्सियों के साथ चला जाए। सोमारू की बात जची। उसके आदेश पर कमांडोज आनन फानन में जिप्सियाँ दहाने पर ले आए। गुफा इतनी चौड़ी थी कि 2 जिप्सियाँ अगल बगल चलती अंदर दाखिल हो सकती थी। वैसे ही किया गया। हेडलाइट ऑन किए जिप्सियों का काफिला गुफा में घुसा। कुछ दूर तक हेडलाइट का औचित्य नज़र नहीं आया, परंतु जल्दी उनकी अहमियत पता लग गई। उनकी रोशनी ना होती तो गुफा में घुप अंधेरा था। 15 मिनट के सफ़र के बाद हेडलाइट की रोशनी बस पर पड़ी, उस बस पर जिसकी उन्हें तलाश थी। बस के पिछले हिस्से को देख सकते थे। वह एक ऐसे स्थान पर खड़ी थी जहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। बस की छत गुफा की छत से सटी हुई थी, अर्थात गुफा सक्रिय हो गई थी। दुश्मन सामने, सुमारू माइक पर चिल्लाया, पोजीशन ले लो। तभी कमांडोज ने आदेश का पालन किया। सारी स्थिति पर काबू करने के बाद सुमारू ने ऊंची आवाज़ में माइक पर कहा, मिस्टर कृपाल, खुद को छुपाने के लिए इन पहाड़ों में अच्छी जगह तलाश कर ली तुमने, मगर देख ही रहोगे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर इस जगह को अपनी कब्रगाह नहीं बनाना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। प्रत्युत्तर में कोई आवाज़ नहीं उभरी। सोमारू ने एक बार फिर चेतावनी दी और एक ही बार क्यों, बार बार चेतावनी दी गई, परंतु बस की तरफ ऐसी खामोशी छाई रही जैसे वहाँ कोई हो ही नहीं। अंततः वह 5 कमांडोज के साथ खुद बस की तरफ बढ़ा। वह स्वयं और साथ चल रहे कमांडोज तो सतर्क थे ही, पोजीशन लिए सभी कमांडोज भी उन पर हमला करने वाले को सबक सिखाने के लिए मुस्तैद थे। धनखड़ खुद आगे वाली 2 जिप्सियों में से एक के नीचे बस की तरफ रिवॉल्वर ताने लेटा था। 1000 प्रिकॉशंस बरतते सोमारू और कमांडोज बस के नज़दीक पहुंचे। कहीं से कोई हमला नहीं किया गया उन पर। बस के ड्राइविंग कक्ष तक में कोई नहीं था। पिछला हिस्सा खोला गया। अरे, सोमारू के अलग से चीख निकल गई, वैन इसमें नहीं है। उसी क्षण धड़ाम, एक कणभेदी विस्फोट हुआ। मुकम्मल बस के परखच्चे उड़ गए। साथ ही उड़ गए सोमारू और उसके 5 साथी कमांडोज के जिस्म। धमाका इतना ज़ोरदार था कि छत और दीवारों से छोटे मोटे पत्थर फर्श पर गिरे। कुछ पोजीशन लिए कमांडोज को भी लगे। भागो, धनखड़ चिल्लाया, गुफा में टाइम बम लगे हैं। इस घोषणा ने भगदड़ मचा दी गुफा में। जान बचाने की खातिर कमांडोज बाहर की तरफ भागने लगे। धनखड़ पुनः चीखा, ऐसे नहीं बेवकूफ़ों, जिप्सियाँ निकालो यहाँ से। कुछ पैदल भागे, कुछ जिप्सियों सहित। 2 जिप्सियाँ एक दूसरे से टकराकर वहीं रह गईं। अफरा तफरी ज़रूर मची थी वहाँ, परंतु बस में हुए विस्फोट के अलावा कोई विस्फोट नहीं हुआ। उसकी धमक से एक बार गुफा के जो पत्थर गिरे सो गिरे, बाद में कुछ नहीं हुआ। धनखड़ सहित सभी कमांडोज 6 जिप्सियों सहित गुफा से बाहर निकले ही थे कि धाएं धाएं, मैदान की तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ गूंजी। कोई चिल्लाया, दुश्मन उधर है। जिप्सियाँ तेजी से समतल स्थान की तरफ दौड़ी। जो कमांडोज उनमें सवार न हो सके थे वे पैदल भागे। उसी क्षण वातावरण हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने की आवाज़ से दहला। मैदान के सिरे पर पहुंचे कमांडोज ने देखा, हेलीकॉप्टर ज़मीन छोड़कर हवा में उठ रहा था। चालक की लाश वहां पड़ी थी जहां कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर खड़ा था। शिकस्त से बुरी तरह भन्नाया धनखड़ चिल्लाया, फायर करो, फायर, मार गिरा उसे। अनेक कमांडोज की गनें गरजी, मगर हेलीकॉप्टर रेंज से बाहर निकल चुका था। वह हवा में ऊपर और ऊपर उठता पहाड़ियों के भी ऊपर पहुंच गया। तो चलिए दोस्तों, वो साला खद्दर वाला का ये भाग हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।